मौलवियों को देखते हैं गरीब हैं, फ़कीरों की तरह इनके हालात बने हुए हैं, तो उनको लगता है कि यार ये सारे ही ऐसे होते हैं। लेकिन ये भी आपने जो बात की सूद वाली की, हर एक सरकारी टीचर जो है, मतलब अब एक नॉर्मल बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि सऊदी अरब के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, लेकिन इस्लाम में नहीं है। लेकिन आपने जो बात की है उसका आंसर है कि मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसे हैं, ठीक है, हम दोनों के गंदे अमाल हैं जिनकी वजह से ये काम ठीक नहीं हो रहा। तो हम अगर अपने अंदर झांकेंगे तो फिर हमें रीज़न मिल जाएगा। चलो हम उस लेवल की बात नहीं करते कि आप जंगलों में चले जाओ, ठीक है, वो पत्ते खाना शुरू कर दो और पत्ते जिस्म के साथ बांधना शुरू कर दो। टेंशन इस चीज़ की लेनी पड़ेगी, दिल में तंगी अगर नहीं हो रही ना, तो तुम ये समझो कि तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं है। ये गुनाह है, गुनाह और है। अगर तुम्हें तकलीफ़ नहीं है तो तुम ये समझ सकते हो कि ये जो है वो ईमान निकल गया, काफरों वाली हालत हो गई है। यू कैन बाय द राइट्स बट यू कैन नॉट बाय दैट हाउस। पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो भी एक अमलगम है। इधर से इस्लामिक बैंकिंग भी ठोक दी है, ठीक है, इधर से ज़कात भी कट रही है। अब मज़े की बात देखो यार, हम किधर जा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्रिकेट में मस्त रखो। फिर साथ में कैमरा मैन भी प्रोफेशनल है, ठीक है, उधर जूम कर रहे हैं औरतों के ऊपर। हाँ, काली रोडें हैं भाई, माहौल देख रहे हैं, ठीक है, लड़कियों ने कच्छियाँ पहनी हुई हैं, सारी टांगें नंगी, उनको तो यही चाहिए। वो कहते हैं ना कि आपने शादी करनी हो तो लड़की को ये ना देखो कि यार फिट कौन सी लग रही है, ये देखो कि तुम्हारे बच्चों की माँ कौन सी लग रही है। वो इनकम टैक्स जो है वो बहुत मतलब कि एक जुल्म का निज़ाम है, ठीक है। वो तो बेचारा बर्तन बेच के आया है, ठीक है, वो तो पता नहीं अब शापर के अंदर सालन डाल के रोटी खा रहा है, लेकिन उसने भी सेल्स टैक्स पे किया है, तो ये एक जुल्म का निज़ाम है, ठीक है। इस्लाम कहता है सेल्स टैक्स नहीं। जिस गरीब को आखिरत की फ़िक्र नहीं, वो तो पागल है, गधा है वो। अब ये वो औरत है कि जिसके साथ बगैर निकाह के ताल्लुक़ जो है वो रखना जायज़ है। अगर बगैर निकाह के भी आपने ताल्लुक़ कायम किया, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, लोग तो बड़े बेगैरत हैं, प्रेग्नेंट करते नहीं है ना, सिर्फ मज़े के लिए रखते हैं। लेकिन इस्लाम में पसंदीदा यही कि ताल्लुक़ इसलिए कायम करो ताकि तुम्हारी औलाद हो। अगर वो कह रही है कि नहीं है दिल, तो उसमें ज़बरदस्ती भी कर रही है। इसको ज़बरदस्ती नहीं कहते ना, इसको तो वो लिबरल लोग कहते हैं मैरिटल रेप, हम लोग नहीं कहते। ये तो मतलब उसके साथ एक ज़्यादती वाली बात नहीं है औरत के साथ। और मेरे भाई, मैंने लोगों को पैसे से अट्रैक्ट करके इस्लाम सिखाने नहीं, जिसने सीखना आए, जिसने नहीं सीखना वो दफ़ा हो जाए, मैं तो ये कहता हूँ। तो हो सकता है कि किसी इस तरह के घटिया किसी किस्म के इंसान को अगर आपने दावत देनी है इनिशियली, तो हिकमत के तौर पे उसे। अब एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, नेचुरल रिसोर्सेज अब आवाम को नहीं बेचे जा सकते, वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आवाम के लिए फ्री है, ठीक है। अल्लाह के रसूल के घर वालों पे ज़कात सदका लग ही नहीं सकता। बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, बिजली उधर से आ रही है, गैस का बिल नहीं देना पड़ रहा। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। और शर्म करो गधों, वो जिन लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो उन बेचारे इतने लिटरेट नहीं है कि वहाँ जाके वो एप्लीकेशन दे सकें, और तुम लोगों ने उनका हक मार लिया। हम कैपिटलिज्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिस तरह से अब हमारी तरफ सख्तियाँ आ रही हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब करे, अवाम भी जो है वो कुछ ना कुछ करे, जो है वो टुन ना बैठी रहे कि यार मैं इधर से जो है वो मैं कॉल सेंटर में भर्ती हो जाऊँ तो मेरा काम चलता रहे, तो ये काम जो है वो ना करे, ठीक है, माजरत के साथ। टैक्सेस की अगर बात करें तो इस्लाम के अंदर जो है ना वो टैक्सेस नहीं है। एक आदमी भूख से मर गया लेकिन स्टेट उसको ऑन नहीं कर रही। जितने पैसे आपने कमाए आधे दे दो सरकार को। क्यों दे दें भाई? क्या ऐसी सजाएं हैं कि जी क्राइम रेट ही बिल्कुल मिनिमल पे चला गया, बिल्कुल मिनिमल पे चला गया, खुलेआम सजाएं होती हैं। स्टेट पागल कुत्ते की तरह जो है वो आपसे माल खींचने की जो है वो पीछे पड़ी है, और कहते गए हैं कि हम आपको क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे, हम मामलात कर रहे हैं, ये वो। एक आदमी अमीर था, गरीब हो गया, ज़कात ना दो, ठीक है, अब वो करोड़ों की प्रॉपर्टी ओन करता है, वो उसमें रह रहा है, बट उस पर कोई ज़कात नहीं है। मैंने जाना अमेरिका, मैं देना चाहता हूँ उनका, यार ठीक है जाओ, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया, तुम जाओ अमेरिका, तुम दो वहाँ में जाके उनको इनकम टैक्स दो, मामलात करो, अपनी इनहेरिटेंस का भी हिस्सा उन लोगों को दे दो, ठीक है। मौलवी ने जायज़ का फतवा देना है, ठीक है, जिसने जायज़ का फतवा दे दिया। लेकिन अब मसला क्या आ गया कि वो उस पैसे से मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। अब क्या करोगे? ना दो टैक्स, वापस आ जाओ, कम से कम उस मुल्क के अंदर रहो, इस बेगैरत मुल्क के अंदर रहो, ठीक है, जिसके अंदर तुम वैसे ही खुश रहे हो, करना कुछ भी नहीं गज़ा के लिए, लेकिन कम से कम काफिरों को पैसे तो ना दो ना। हम काफिर को खुद तेल दे रहे हैं कि हमें मारे, वो हमसे बड़ा कोई इडियट होगा?
वेलकम गाइस, टुडेज सब्जेक्ट मनी। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, ही इज़ वन ऑफ माई मेंटर्स एंड उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई प्रेजेंट यू डॉक्टर शुएब खालिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शुएब। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। डॉक्टर साहब, लोग कहते हैं कि नमाज, रोज़ा और हज, बस इस्लाम इसी के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, लेकिन आप कह रहे हैं, मैंने अभी आपसे बात की, आप कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो स्टेट्स रन कर सकता है। मैं खुद भी क्यूरियस हूँ, मैंने ये बात सुनी तो मैं बड़ा सोचने लगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। अब्दुल्ला, सबसे पहली बात यह है कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखूँगा। मैं ये बात करता हूँ कि आप ये देखें कि स्टेट कैसे रन होती है। स्टेट रन करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है, उसको हम इकोनॉमिकल सिस्टम कहते हैं, और भी सिस्टम चाहिए होते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन सबका सवाल यही होता है ना, मौलवियों को देखते हैं गरीब हैं, फ़कीरों की तरह इनके हालात बने हुए हैं, तो उनको लगता है कि यार ये सारे ही ऐसे होते हैं, ठीक है, और इनके पास इकोनॉमिक नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई इनको इकोनॉमिक सेंस नहीं है। बाकी गौरों को देखते हैं, कहते हैं यार वाह किधर जा रहे हैं, ये है वो है, बड़ा इंप्रेस होते हैं। ऐसा ही है। तो वो कहते हैं यार इनसे इस तरह की बात भी नहीं करनी। तो सबसे पहली बात ये है कि यार इन इकोनॉमिक्स इस्लाम ने हमें बताई है, और सबसे बेहतर बताई है। और ये बात किस तरह कोई इस तरह हवा में तीर नहीं है, इस बात के पीछे पूरा रियाज है, आप समझ लें, ठीक है। और बाकी सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम सबसे बेहतर है। इकोनॉमिक सिस्टम की आपने बात की, स्टेट जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम के ज़रिए से चलती है। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम ये होता है कि कहीं पे भी मतलब लोग रहते हैं, एक गवर्नेंस बॉडी है, लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रोडक्शन सेंटर है जो जिसको बिज़नेस हब कहते हैं। अब यहाँ बिज़नेस हो रहा है, ये गवर्नमेंट है, ये अवाम है। अवाम ने करना है बिज़नेस, गवर्नमेंट ने इस बिज़नेस को जो है वो देखना है, इसको मतलब मैनेज करना है, या फिर जो मामलात होंगे, जो पैसे आएंगे, ठीक है, उसका फिर ये ट्रायंगल होती है इकोनॉमिक्स। अब इन तीनों चीज़ों का ये ट्रायंगल है इकोनॉमिक्स। अगर कोई भी पार्ट इसमें से कोई भी मतलब आप समझें ट्रायंगल का कोई एक साइड या फिर कोई एक पॉइंट जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगा, तो क्या होगा कि ये इकोनॉमिक्स का एंगल जो है वो, ये जो ट्रायंगल है, ये ख़राब हो जाएगा। अब इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहले इस्लाम को कवर करता हूँ। होगा क्या कि लोग जो है वो पैसे कमाएंगे, गवर्नेंस बॉडी जो है वो उन पैसों को की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेगी, और क्या होगा कि फिर वो सब लोगों के अंदर जो है बराबरी के साथ तकसीम हो जाएगा। अब कोई बंदा ये भी कह सकता है कि यार लोग अपना बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट को क्या लेना देना। नहीं, गवर्नमेंट ने उस तरह के उस स्ट्रक्चर को मेनटेन करना है जो अल्लाह उसके रसूल ने सिखाए हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि यार हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, बूढ़ा आदमी है, औरत है, बच्चा है, वो क्या करेगा? उसने बस रोटी खानी। उसको बैलेंस करने के लिए फिर इस्लाम क्या लेके आएगा? ज़कात लेके आएगा, उशर लेके आएगा, खुमस लेके आएगा, ठीक है। इसकी डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस्लाम ने इस ट्राइंगल को मेनटेन करना है। उसके बाद जो है वो एक स्टेट है, यानी कि जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उस स्टेट का, वो रन कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अब जब इस्लाम ने इन सब चीज़ों को देख लेना है, तो इस्लाम ने बहुत कामयाबी के साथ इन स्टेट्स को रन कर लेना है। एक और बात करके मैं बात ख़त्म करूँगा कि वो जो लोग कहते हैं कि यार ये हम लोगों को जो है बेहतर पता है और इनके हालात देखो, तो आज तक पत्थरों में बैठे हैं, अफगानिस्तान को ले आते हैं, ये वो पत्थरों के अंदर बैठ के हमें बातें करते हैं। तो बात ये है कि हम लोग पूरे इस्लाम पे सही तरह से चल नहीं सके। अगर हम चल रहे होते तो मैं ये गवाही के साथ कहता हूँ कि वहाँ के रिहायशी रेजिडेंट्स यहाँ पे आके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इतना कम है कि वो तसव्वुर नहीं किया जा सकता। और उसके बाद यहाँ पे उस तरह की सिक्योरिटी और उस तरह की ऑनेस्टी है कि हम अपनी बाउंड्री के बाहर लोगों पे भी जुल्म नहीं करते, वो बाहर के लोगों पे जुल्म करके मामलात सीधे करते हैं। और अपने अंदर जन्नत है, बाहर दोज़ख है। इस्लाम जब सिस्टम बनाता है तो फिर अपने अंदर भी जन्नत, बाहर भी जन्नत, और जिनसे ट्रेड हो रही है, जिनसे बात हो रही है, और पूरी दुनिया में एक अमन की फ़िज़ा कायम करता है। तो ये मेरा आंसर है इस बात पे कि इस्लाम इस तरह से स्टेट्स को रन करता है। जी डॉक्टर साहब, मैंने आपकी ये बात तो सुनी है, लेकिन मतलब मुझे तो बड़ा एक अजीब सा ही लग रहा है। इस्लाम ने, आपने कहा कि इस्लाम जो है ये सारा कुछ कर रहा है, लेकिन हमें तो ये चीज़, हम एक एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान, लेकिन हमें ये चीज़ तो नहीं देखने को मिल रही आसपास। मुझे ख़ास तौर पे मैं अभी जब आगे पीछे देखता हूँ अपने सोसाइटी में, लेकिन अपने कल्चर में, लेकिन मुझे तो ये चीज़ नहीं देखने को मिल रही। मतलब कहाँ है ये सब कुछ जो आप बातें कर रहे हैं? देखो अब्दुल्ला, अल्लाह के नबी जब गए ना इस दुनिया से, तो वो बता के गए थे कि मेरे बाद फितने आएंगे, ठीक है। और उसके बाद उन्हें ये भी बताया था कि तुम लोग फिर जाओगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो सिस्टम वो स्टेबल करके जा रहे हैं ना, उसने ख़त्म होना है, लेकिन वो वीकेंड फॉर्म में चला जाएगा, बट इट विल फ्लरिश अगेन, ठीक है। तो वो फ्लरिश जब होगा ना, तो वो तब होगा, आप उसकी पीक पे जाके देखेंगे। लेकिन जो हमारा आज दावा है ना, वो हमारा सिर्फ खुलफाए राशिदीन के दौर तक का दावा है, उसके बाद का दावा है ही नहीं।
हम ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो स्टेट कायम की, मदीना की स्टेट, उसके बाद वो 30 साल जो 5 खलीफा गुजरे, ठीक है, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अजमईन, उसमें 5वें नंबर पे हज़रत हसन को भी शामिल कर लें। इन लोगों ने जो स्टेट चलाई है वो ऐन इस्लाम के मुताबिक थी। उसके बाद बहुत सारे मसले आ गए, मतलब कि चुनाव का मसला, ठीक है, कि खलीफा जो है वो लोगों की मर्ज़ी से चुना जाएगा। उसके बाद और मसले चलना शुरू हो गए। तो इसलिए चलें, वो तो एक पॉलिटिकल सेंस हो गया ना, लेकिन अब हम चूँकि इकोनॉमिक सेंस की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक सेंस में भी वो बेस्ट एग्जांपल थी। उसके बाद जो इकोनॉमिक जो आप समझ लें कि जो भी इस्लाम गाइडलाइंस हैं वो भी फॉलो हुई, लेकिन वो थोड़ी सी कम फॉर्म में। मिसाल के तौर पे सऊदी अरब के अंदर जो है वो कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्सेस हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, लेकिन इस्लाम में नहीं है, ठीक है। और इसी तरह के और भी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं, लेकिन आपने जो बात की है उसका आंसर है कि मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसे हैं, ठीक है। हम दोनों के गंदे अमाल हैं जिनकी वजह से ये काम ठीक नहीं हो रहा। तो हम अगर अपने अंदर झांकेंगे तो फिर हमें रीज़न मिल जाएगा। आप कहते हैं कि मैं ठीक हो गया, मैं आपको कहता हूँ कि आप कहोगे सारा आप तो ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं तो अपने कमरे अपने घर तक ठीक हूँ ना, मैं तो सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैंने जाके चीज़ ख़रीदनी है, बाहर सेल्स टैक्स देना है, मैंने जाके जो है वो जब मैं गाड़ी निकल, चलो सूद पे मैं नहीं उठाता गाड़ी, लेकिन मेरी अर्निंग ही सूद के ऊपर हो रही है ना। वो कैसे? मैं सरकारी टीचर हूँ, सरकार के पैसे कहाँ से आते हैं? IMF देता सारा सूद का कर्जा, वो सारी एमएसएच वहाँ पे होगी। मैं कितनी रेजिस्टेंस कर लूँगा, मैंने ज़िंदा भी तो रहना है। चलो हम उस लेवल की बात नहीं करते कि आप जंगलों में चले जाओ, ठीक है, वो पत्ते खाना शुरू कर दो और पत्ते जिस्म के साथ बांधना शुरू कर दो, लेकिन वो भी एक लेवल होता है, ठीक है। उसके ऊपर भी जो है वो लोग जा सकते हैं, लेकिन इस सबसिस्टेंट लेवल के ऊपर इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आप ये समझ लें कि मतलब हम अब मेंटेन ही रख रहे हैं अपने आप को। अदरवाइज़ जो है वो ये जो इस्लाम ने जो सिस्टम दिया था, हम उस सिस्टम को जो है वो छोड़ चुके हैं। लेकिन ये भी आपने जो बात की सूद वाली की, हर एक सरकारी टीचर जो है, मतलब अब एक नॉर्मल बंदे को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि एक सरकारी टीचर है, देखें अगर उसको हम उसकी लाइफ को देखें, वो अगर एक ईमानदारी से अपनी जॉब पे जा रहा है, अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब उस बेचारे को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि उसकी सैलरीज जो हैं वो सूद से आ रही हैं। तो मतलब ये तो आपने एक बड़ा अजीब मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि वो सूद कमा रहा है। अच्छा। मैंने ये कहा है कि इनडायरेक्टली वो सूद में मुलविस हो गए, जिस तरह हदीस में आता है कि एक वक्त आएगा कि लोग जो हैं वो उसके सूद के धुएं से भी नहीं बच सकेंगे। और वो मतलब जब धुआं उड़ता है ना तो हर बंदा इनहेल करता है। मैं तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जाएगा। ये इसकी एग्जाम्पल है। मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सरकार कहाँ से कमा रही है जो जिसका मैं मुलाजिम हूँ? पॉइंट तो ये है, सरकार को मैंने कोई बेनिफिट दिया? नहीं दिया। सरकार के लिए मैं लाइबिलिटी हूँ, मैं सरकार का एसेट तो नहीं। सरकार ने मुझे पे करना है। वो कहाँ से कमा रही है? आपको पता है पाकिस्तान की इनकम क्या है, वो कहाँ से आती है? हमारे पास तो पैसे पूरे नहीं होते, हम तो IMF से लोन लेते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमारी तो इस तरह कोई इंडस्ट्री भी नहीं लगी हुई कि हम कहें जी हम तो बड़ा विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं, हमें तो पैसे मांगने पड़ते हैं। ये मैं बात कर रहा था। अच्छा, अब अगर आप पूछें कि यार वो बंदा वो परेशान हो गया सरकारी टीचर के, मैं आराम कमा रहा हूँ, नहीं, वो आराम नहीं कमा रहा। वो जो कमाई कर रहा है वो हलाल ही है, लेकिन वो नापसंदीदा हलाल है, आप ये समझ सकते हैं। ये तो आपने बड़ा सख्त कर दिया डॉक्टर साहब। मतलब इस तरह तो बंदे जिंदा किस तरह रहेंगे? भाई मर जाओ यार, मर जाओ। अच्छा, हाँ, मर जाओ। सही। अगर आप चाहते हो कि आपने ज़िंदा रहना है तो इस नदामत के साथ ज़िंदा रहोगे, यार ये हम क्या कर रहे हैं। हाँ, उस काफिर की तरह तुम याशी नहीं कर सकते कि यार बस ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड है, व्हाट कैन आई डू। नहीं, उस ओपन माइंड के साथ तुम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तुम्हें कुड़ना पड़ेगा, तुम्हें टेंशन इस चीज़ की लेनी पड़ेगी। दिल में तंगी अगर नहीं हो रही ना, तो तुम ये समझो कि तुम्हारे दिल के अंदर ईमान नहीं है। ये गुनाह है, गुनाह और है। अगर तुम्हें तकलीफ़ नहीं है तो तुम ये समझ सकते हो कि ये जो है वो ईमान निकल गया, काफिरों वाली हालत हो गई है। तो जो बंदा भी ऐसा है वो कुड़े, वो सुबह शाम कुड़े कि ये क्या हो रहा है, इसको चेंज करने की कोशिश करे और इस कुड़न के साथ ही जाए। शायद ये कुड़न उसके लिए कफ़ारा बन जाए। अल्लाह के सामने ये बात करे, अल्लाह मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ज़िंदगी गुजारने के आगे मेरी ख्वाहिशात नहीं है कि मैं यहाँ जाके वकेशन करूँगा, वहाँ जाके वकेशन करूँगा। मैं तो कुड़ रहा हूँ कि अल्लाह ये क्या सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम रिवाइव हो जाए। मोहब्बत रखो उस सिस्टम से। जब आखिरी जो 12वें इमाम ने आना है, ठीक है, तो उस सिस्टम से मोहब्बत रखो जो उसने आगे इस्टेब्लिश करनी है खिलाफत, उससे मोहब्बत रखो, उसका इंतज़ार करो। और बाकी ये है कि US वालों को देखते हो, मरूब होते हो, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख ये वो, अगर वो मरूबियत दिल में आ रही है ना, उसको निकाल के बाहर फेंको, उस पर थूको। वो गंदे सिस्टम, वो कैपिटलिज्म की जो है वो पैदावार है, वो सब कुछ। फॉर द व्यूअर्स कि कैपिटलिज्म क्या है? देखिए अब्दुल्ला साहब,
जनरली अगर बात करें तो यहीं से हम इस टॉपिक को ना आगे ले जाते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं जो हमने बात की वो दुनिया में जो भी चल रहे हैं मेजरली उनकी बात करते हैं। एक है कैपिटलिज्म, एक है सोशलिज्म, एक है कम्युनिज्म, एक है इस्लामिक सिस्टम। सबसे पहले कैपिटलिज्म की बात करें, कैपिटलिस्ट सोसाइटी ये होती है या कैपिटलिज्म वो इकोनॉमिक सिस्टम होता है कि जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। एक बंदा है वो ओनर बन सकता है सिस्टम का। मिसाल के तौर पे आई वांट टू डू अ बिजनेस, मैं ओनर बन जाऊंगा, सब मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। दूसरा बंदा भी ओनर बन गया, तीसरा भी ओनर बन गया, तो कुछ बड़ी बड़ी बलाएं बन जाएंगी। आप देखते होंगे यूएस में ये सबसे अमीर आदमी, ये अमीर आदमी, ये फलाना, वो फिर एलीट्स बन जाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद ये है कि उससे फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पैदा होती है। उसके साथ जो है वो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके बदले में, इसके कंपैरिजन में जो है वो क्या है, कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म इज़ वेरी हार्ड। आप समझ लें कि कम्युनिज्म और सोशलिज्म एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, बट सोशलिज्म इज़ अ लिटिल बिट माइल्ड वर्जन ऑफ कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म या सोशलिज्म है क्या, ये मॉडल रशिया में या फिर चाइना के अंदर जो है वो एप्लीकेबल है। अब कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स इनके अंदर आ गई हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि प्योर कैपिटलिज्म है यूएस में और इधर चाइना रशिया में प्योर कम्युनिज्म है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात और जो करनी थी कि कैपिटलिज्म के अंदर डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। एक पार्टी को चुना जाता है और फिर वो जो है वो सिलेक्ट होती है और ये काम चलता है। उधर ये इलेक्शन नहीं होते कम्युनिज्म में। तो उधर क्या होता नहीं, उधर एक पार्टी है जिसके अंदर फिर वो लोग आते जाएंगे, मतलब वो लोग फिर अपनी मर्जी से ही दाखिल करते हैं बीच में। मतलब अगर किसी ने उस पार्ट का या उस टीम का हिस्सा बनना है जो कि मुल्क को रन कर रही है, ठीक है, तो आपको एक पाथवे से जो है गुजर के जाना पड़ेगा। अब कुछ जगहों के ऊपर डिक्टेटरशिप की शक्ल भी वो चीज़ इख्तियार कर चुकी है। मतलब कुछ लोग हैं जो कि पता नहीं कितने सालों से, जो आप पुतिन की एग्जांपल ले लें, ठीक है, अब वो भी कई सालों से वहाँ पे जो है वो बैठा है और तो कोई इलेक्शन वाला तो सिस्टम है नहीं। अच्छा, मैं कैपिटलिज्म की बात कर रहा था। कैपिटलिज्म ये है कि कोई प्राइवेट ओनरशिप होती है। हर बंदा, मिसाल के तौर पे एक बंदा बिजनेस करता है, वो अपनी लैंड खरीद सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एक कॉर्पोरेट उसने बना लिया, उसके अंदर उसकी पूरी इंडस्ट्री लगी हुई है, वो ओनर है। सही से? कम्युनिज्म में ये नहीं है, आप ओनरशिप नहीं ले सकते, और वो उस ओनरशिप को कहते हैं स्टेट ओनरशिप। मिसाल के तौर पे आपने कोई घर बनाना है, ठीक है, घर आपने बना लिया या कोई इस तरह का सिस्टम, आपके पास उस घर में रहने के राइट्स होंगे। यू कैन बाय द राइट्स बट यू कैन नॉट बाय दैट हाउस, ठीक है। कम्युनिज्म ये है। अब वो फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का है कम्युनिज्म। अब सोशलिज्म क्या है, थोड़ा सा माइल्ड वर्जन है कि हाँ कुछ ना कुछ आपके राइट्स हो जाएंगे, आपको इतने % दे दिया हमने, उतना दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो चलता है। अब मिसाल के तौर पे किसी की ज़मीन है ना, हम बेसिक मिसाल लेते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है। अब उस एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर क्रॉप्स लगते हैं, फसलें लगती हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। अब जब वो फसलें लग रही हैं, कम्युनिज्म के अंदर क्या होगा कि अब कोई भी उस लैंड का मालिक नहीं है, सब जो उगाएंगे सब के अंदर बराबरी पे तकसीम हो जाएगा। ये आया था कैपिटलिज्म के मुकाबले का कि यार ये तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं लोगों पे। तो फिर उन्होंने कहा यार ये चीज़ लेके आते हैं, कार्ल मार्क्स इसका मौजूद है, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया कि कम्युनिज्म को जो है वो लेके आए, और फिर इस तरह से किसी बंदे को भी स्टेट ओनरशिप नहीं मिलती और हर बंदा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि वो लोग बड़े सुस्त हो गए। उन्होंने कहा यार जब हमारे पास आने ही कुछ नहीं तो हमें क्या ज़्यादा मेहनत करनी है, वो बेसिक लेवल ही मिलेगा, सेहत मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, हम तो ज़्यादा अमीर बन नहीं सकते। उन्होंने कहा फिर उनके अंदर जो सुस्ती आई। तो मैंने यही बात की कि आप कह सकते हैं यार चाइना रशिया तो आगे जा रहे हैं, तो प्योर कम्युनिज्म तो नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ओनरशिप्स हैं, लेकिन सिस्टम जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना कम्युनिज्म का, वो तो है, ठीक है। कोई बंदा मिसाल के तौर पे मैं एक आम बंदा हूँ, या फिर कोई चाइना का आम बंदा नहीं बन सकता वहाँ का मुल्क का सरबराह, नहीं बन सकता। अमेरिका में बन सकता है, इधर हमारी तरफ भी बन सकता है, हमारे तरफ भी बन सकता है। मैं इसी तरफ आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है ना, वो भी एक अमलगम है। इधर से इस्लामिक बैंकिंग भी ठोक दी है, ठीक है, इधर से ज़कात भी कट रही है। अब मज़े की बात देखो, बैंक के अंदर पैसे रखवाए हुए आपने, कह रहे हैं जी ज़कात कटेगी जी, साल पूरा हो गया ने। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि टैक्स कटेगा आपकी इनकम का। ओ भाई एक चीज़ काटो यार। हाँ, दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वो इन्होंने हाथ गर्म किए हुए हैं, ठीक है। अब वो तो ज़कात नहीं काटते यूएस वाले, उनको पता है भाई हमारा तो ज़कात से उनको क्या लेना देना, लेकिन वो जितना इनकम टैक्स काटते हैं वो तो चले, मैं आगे आपको, मैं जब फॉल्ट्स के अंदर आऊँगा ना, ये उन लोगों को फिर मैं बताऊँ जो लोग कहते हैं कि यार ये तो मौलवियों को तो पता नहीं है, इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि मौलवियों को क्या पता है, ठीक है। तो फिर मैं उनके फॉल्ट्स बताऊँगा कि कैपिटलिज्म के अंदर क्या फॉल्ट है और ये सारा कुछ, और इस्लाम जो है वो उसके अंदर क्या है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा था, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सारा कुछ है। अब इस्लाम क्या कहता है? अब इस्लाम ना प्योर उस तरफ है ना उस तरफ है। मिसाल के तौर पर इस्लाम कहता है आप प्राइवेट ओनरशिप भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हैं जहाँ पे आप ओनरशिप नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल ये इसकी कि आपने कोई लैंड कंकर की, कोई मुसलमानों का ग्रोथ था, जिहाद हुआ, वहाँ पे कोई फतह हासिल होगी, अब वो ज़मीन किसी की मिल्कियत में नहीं जा सकती, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है।
हाँ स्टेट उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, यार यहाँ मस्जिद बना दो, यहाँ पे या यतीम खाना बना दो, स्टेट उस चीज़ की ऑनरशिप लेते हुए ये सारे काम वहाँ कर सकती है, लेकिन वो किसी के पास नहीं जा सकता। इसकी दूसरी मिसाल ले लें, कहीं तेल का कुआं निकला है, वो किसी के बाप का नहीं है, वो स्टेट का है। उस तेल के कुएं के राइट्स जो हैं वो स्टेट के पास हैं, स्टेट ही उसको, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम, ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। लेकिन हमें अरब में तो ये नहीं देखने को मिल रहा। मसले हैं ना, ये तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, मसले हैं। उसके बाद ये आप इसकी एग्जांपल ले लें, मतलब किसी ने अगर घर बनाया वो उसकी ओनरशिप ले सकता है। मतलब एक लैंड थी, ठीक है, एक आदमी की, उसने कहा जी मैं सेल करता हूँ, वहाँ पे आप रेजिडेंशियल शुरू कर रहे हैं, प्लॉटिंग हुई, बेच दो, घर बना लो, आपकी ओनरशिप है, कोई आपसे ले नहीं सकता, स्टेट भी नहीं ले सकती, ठीक है। हाँ कम्युनिज्म में ले लेगी, ठीक है। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आने के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ हुई थी जो सोशलिज्म की तरफ जो है वो मुल्क को लेकर जा रही थी। क्या, जो प्राइवेटाइजेशन थी इंडस्ट्रीज़ की, उसने कहा जी हम ऑन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन कह रहा हूँ, स्टेट ने ऑन कर ली थी, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जा रहा था, तो उससे इतना डिग्रेडेशन हुई कि जो 70s के अंदर हमारी स्टील इंडस्ट्रीज़ थी, आज उस तरह की बाकी नहीं है, ठीक है। तो हम इंडस्ट्री के एतबार से हम नीचे गए हैं, हमारा डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ, हम गंद चुनने के आदी हैं, तो हमने वहाँ से गंद चुन लिया, कैपिटलिज्म की कभी गंद चुन लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो जेब में गंद ही बाकी रह गया, ये चीज़ है। तो मैंने जनरली कवर कर दिया इन सारे सिस्टम्स को। आपने पूछा कैपिटलिज्म क्या होता है, मैंने साथ ही सबको कवर कर दिया। आप, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप इतना पाकिस्तानियों को लेके इतना अग्रेसिव क्यों है, कि मतलब आप जिस तरह आपने टर्म यूज़ की कि हम गंद चुनने के आदी हैं, या मतलब इस तरह की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप भी एज आ पाकिस्तानी ही हैं, मतलब आप ये क्यों कह रहे हैं इस तरह के? यार देखें, आप, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप इतना पाकिस्तानियों को लेके इतना अग्रेसिव क्यों है, कि मतलब आप जिस तरह आपने टर्म यूज़ की कि हम गंद चुनने के आदी हैं, या मतलब इस तरह की, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब आप भी एज आ पाकिस्तानी ही हैं, मतलब आप ये क्यों कह रहे हैं इस तरह के? यार देखें, गुस्से का इज़हार उन्हीं के ऊपर किया जाता है ना जिनसे बंदे को मोहब्बत हो, ठीक है। दूसरों के ऊपर क्या गुस्से का इज़हार करना है? पहली बात तो मुसलमान है, ठीक है, सॉरी, पहली बात तो इंसान है, इंसानियत का गम होता है कि यार सिर्फ दौड़ नहीं है भाई, कैरियर की आगे जाना है। कोई पूछ ही ना ले, क्रिकेट में जो टूर्नामेंट में सारे कोई पूछ ही ना ले कभी, मतलब क्रिकेट से हट जाओ तो जहन में ख्याल ही नहीं इनके आ जाए कि यार हम किधर जा रहे हैं, तो इसलिए इनको क्रिकेट में मस्त रखो। फिर साथ में कैमरा मैन भी प्रोफेशनल है, ठीक है, उधर जूम कर रहे हैं औरतों के ऊपर, फुल कैमरा लगाया हुआ है, और कमेंटेटर भी चस लेने लग जाता है, कहता है यार कैमरा मैन इज़ प्रोफेशनल ब्रो। वो अब इस तरह के पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, अब वो फिर इंजॉय हो रहा है। तो अब सारी सोच इस तरफ जा रही है। अब जो वो सोचने वाली सोच थी कि यार हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये ख्याल लोगों के जहन में ना आ जाए, इनको खेलों में लगा दो जी, फलाना ओलंपिक्स हो रहे हैं, साल शुरू हुआ, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। अब ये लोग कहेंगे यार ये मौलवी किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं इसलिए इस तरह की बातें कर रहा हूँ कि यार ठीक है, वो काफिर लोग हैं, अल्लाह के बंदो, कुरान पढ़ो। जब तुम अपने बच्चे को दिन में एक मरतबा भी इस चीज़ का एहसास ना दिला सके कि यार हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आखिरत है, आखिरत एग्जिस्ट करती है, कल को खुदा ने हमसे कुछ पूछना है, तुमने तो उसको टून रखा, इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट इंजॉयमेंट, तो इतना भी लग अच्छा नहीं होता। तो बात कहाँ से चली थी? बात ये चली थी कि इनसे नफरत नहीं, गुस्से का इज़हार जो है इनके ऊपर ज़्यादा क्यों? तो इसलिए कि हमदर्दी है, मुसलमान हैं, भटक रहे हैं, बहक रहे हैं, इनको पता नहीं है। वही बात है, इधर से कैपिटलिज्म अच्छा लग गया, उधर से फलाना अच्छा लग गया, उधर से ये अच्छा लग गया, ऊपर से क्या है, बाप मुसलमान था, बाप ने कुछ भी इस्लाम का दिया ही नहीं, खाली। जब टोकरा खाली होगा तो किसी की मोहब्बत तो डलेगी ना। तो बस वो जब मोहब्बत आती है तो फिर शैतान ऊपर से बस उसको पक्का करता है, फिर एंड पे क्या नतीजा निकलता है कि बस फिर इस्लाम से दिल ही उठ जाता है। फिर बहुत कम लोग होते हैं जो मुड़ते हैं, ज़्यादातर तो इस तरह के लोग तो एथिस्ट भी हुए। मुसलमानों के अंदर हमें पता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या सिचुएशन है, क्या नहीं, दे मेक फन ऑफ अस, यार ये पागल लोग हैं, क्या इनको पता ही कुछ नहीं है। हालांकि हमने आइडियल स्टेट्स बना के दिखाई, ठीक है, कोई ज़कात लेने वाला नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई होमलेस नहीं है, कोई जॉबलेस नहीं है। जो जॉबलेस है स्टेट जिम्मेदारी उठा रही है, बूढ़ा हो गया स्टेट जिम्मेदारी उठा रही है, बूढ़ा काफिर बूढ़ा हो गया स्टेट जिम्मेदारी उठा रही है। मैं जिजिया देता था, आज हम इसको सपोर्ट करेंगे। ये एग्जांपल थी। जाओ यूएस में तुम्हें होमलेस लोग मिलेंगे, इस्तिसाल हुआ है, 40% इनहेरिटेंस का टैक्स है, जो तुमने जायदाद बनानी है मार के तुम 40% स्टेट को दे के जाओगे। ये उसके वो हैं, समरात हैं, फल हैं, ठीक है। ये तो लोगों को पता नहीं होता ना। हाँ काली रोडें हैं भाई, माहौल देख रहे हैं, एक लड़कियों ने कच्छियाँ पहनी हुई हैं, सारी टांगें नंगी, उनको तो यही चाहिए, वो फिर नौजवान नस्ल कहती है यार हमने तो वहाँ जाना है, वो उधर तो बड़ा माहौल है। लेकिन एक बात है, वो कहते हैं ना कि आपने शादी करनी हो तो लड़की को ये ना देखो कि यार फिट कौन सी लग रही है, ये देखो कि तुम्हारे बच्चों की माँ कौन सी लग रही है,
ठीक है, ये चीज़ देखोगे ना तो सारा वो खुमार खूबसूरती का और जो तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है, मचल रही है, ठीक है, मटक मटक के चल रही है, और तुम कह रहे हो यार ये सही लड़की है, ये ना देखो। तो बात यहाँ पे भी यही है कि ये जो चकाचौंध जो है वो दिखाई जा रही है, ठीक है, ये उसी एक खूबसूरत लड़की की तरह है जो तुम्हारी औलाद नहीं पाल सकती। शायद तुम्हें कोई सेक्सुअल एक्ट की वजह से तुम्हें कोई चंद जो है वो लम्हों की ज़्यादा कोई तस्कीन मिल जाए, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुमने 24 घंटे गुजारने हैं, इसी तरह इधर भी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो ये जो सिस्टम्स हैं, ये इनका क्या नतीजा है ये आपको पता ही है। सो यू आर सेइंग कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो कुछ सिस्टम जो हैं वो इस्लाम से उठाते हैं और हम कुछ नहीं, सिस्टम पाकिस्तानी अवाम कैपिटलिज्म से देखें, करते नहीं हैं। नहीं, पाकिस्तानी अवाम का तो इसमें है ही नहीं ना। वो तो बस अपने अपने लव को शो करते हैं, यार मुझे वो पसंद आ रहा है, ठीक है, दे आर गुड। मुसलमानों के मुंह से बातें सुनी, यार इस्लाम एप्लीकेबल नहीं है, पुराना था, अब कहाँ से एप्लीकेबल हो सकता है, अब तो देखो सिस्टम ये हो गया वो हो गया, यू हैव टू लुक एट देम। तो इस तरह की बातें जब होंगी तो फिर इसका क्या मतलब है, दे आर शोइंग टिल्ट टुवर्ड्स देम। लेकिन सिस्टम बनाने वाले जो लोग हैं, अब तो मामलात ये हो गए कि वो भी ऐसे ही हो गए। मतलब कि जो हमारा एलीट है, जो एलीट क्लास है, वो कौन लोग हैं? ज़्यादातर तो एथियस्ट हैं उनके अंदर, दीन से आरी लोग हैं, दीन को गलत समझने वाले लोग हैं, ठीक है। उन फिलोसफर्स की जो एथियस्ट हो चुके हैं उनकी किताबें पढ़ते हैं, कहते हैं यार तुम्हें पढ़ा नहीं है, तुम तो मौलवी लोग हो, तुम्हें क्या पता कि उसके अंदर क्या लिखा है। भैया हमें सब पता है, ठीक है। उसके अंदर जो लिखा हुआ है, एक एक बात का रद्द किया जा सकता है, एक एक बात का, वरना बात लंबी हो जाए, डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन एक एक बात का रद्द किया जा सकता है। अब भी मौजू नहीं है एग्जैक्टली। मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि एथियज्म इज अ जोक, मतलब कि वो मजाक ही है एक किस्म का, कि क्या मतलब यार, कम ऑन, ओपन योर आइज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात तो बाकी सारी कर दी, लेकिन मुझे तो ये मतलब एक उस तरह ही लग रहा है कि इस्लाम से आपने कहा कि इस्लाम सिस्टम बना सकता है, लेकिन इस्लाम जो है वो पैसे खुद कैसे कमाएगा? क्योंकि इस्लाम के अंदर जो आजकल हम टैक्सेस दे रहे हैं, सेल्स टैक्स है, कस्टम का टैक्स है, और भी मतलब जितने GSTs वगैरह हम पे करते हैं, उस स्टेट चलती है, आप ये उस कहना चाह स्टेट रहे हैं चलती है, ना? हाँ, exactly। तो इस्लाम स्टेट कैसे चलाएगा? ऐसे ही। हाँ, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। देखें, साहबा कराम ने चलाई, पहली बात तो यह कि ये अंडरस्टूड बात है कि चल सकती है, ठीक है। पहले 4 खुलफा ने चला के दिखाई, ठीक है। अब उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, ये हर मुसलमान को इसका सेंस होना ज़रूरी है। तो एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, लेकिन मतलब उनका दौर थोड़ा डिफरेंट नहीं था? क्योंकि उस टाइम के हालात और आज के हालात वो तो बहुत डिफरेंट नहीं है। मतलब उस टाइम जो था टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं थी, बेहयाई उस तरह नहीं थी। आप क्या ना चाहें, क्या अपने अंदर की निकालने, क्या निकालना? नहीं, बेहयाई की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी भी उस तरह नहीं थी। आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह हमारा एक लिविंग स्टाइल है, उस तरह नहीं था उस टाइम। और हमारे जो आजकल के अखराजात हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं आजकल के, वो उस तरह नहीं थे। हर चीज़ डिफरेंट है उस टाइम की। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि बेहयाई भी थी उस तरह, उस टाइम नहीं थी, आज ज़्यादा है, लेकिन हालात काफ़ी डिफरेंट हैं। तो मतलब कैसे है? आंसर करता हूँ इस चीज़ का। देखें, हालात जो डिफरेंट है, जो प्रिंसिपल है ना असूल इकोनॉमिक्स का, उसको हालात से फ़र्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी आ जाए, बेशक आ जाए। मिसाल के तौर पे कल मैंने, उस ज़माने में मैंने खजूरें इंपोर्ट करनी थी, आज मैं असला कर रहा हूँ। ड्यूटी तो ड्यूटी है, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी एग्जांपल ले लें सेल्स टैक्स की। आज कोई मोबाइल बेच रहा है, उस वक्त वो कोई जो है वो लोटा बेच रहा था चांदी का, ठीक है, उसमें भी सेल्स टैक्स ये दे रहा है, तो शायद वो भी दे लेता। तो बेचने के अतबार से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अतबार से, उसके बाद कमाई के ऊपर कटौती के अतबार से, इसके कुछ ना कुछ इस्लाम ने अपने वेज दिए हुए। जिस तरह ज़कात है, इनकम टैक्स नहीं काटना आपको, आपसे ज़कात ली जाएगी। और ज़कात, आप देखें ज़कात कितनी खूबसूरत चीज़ है कि ज़कात हर बंदे ने नहीं देनी। और यहाँ पे क्या है कि जो इस स्टैंडर्ड से ऊपर आ जाएगा वो पे करेगा। और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। अब ज़कात है, ठीक है, 7.5 तोले सोने के ऊपर है, जनरली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 7.5 तोले सोने के बराबर जब आपके पास माल आ गया, ठीक है, डिटेल पर जा सकता है, लेकिन मैं एक मिसाल ले रहा हूँ 7.5 तोले सोने की। अब 7.5 तोले सोना किसी के पास आ गया, अब उसने सिर्फ ज़कात देनी है 2.5%। वो भी आई थिंक उसने तब देनी है कि अगर वो उसके पास रिमेन रही पूरे साल तक। ये थोड़ा सा इसके अंदर है, एक्सप्लेनेशन इसके अंदर चाहिए। वो क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे उसने 1 जनवरी को ज़कात निकाली थी, अगले 1 जनवरी को उसने निकालनी है। अब क्या हुआ कि वो पूरा साल उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास 31 दिसंबर को 7.5 तोला सोना आ गया, उसको ज़कात देनी पड़ेगी, ठीक है। वो 1 जनवरी को जाके ज़कात देगा और वो 2.5% है। लेकिन आपको पता है 7.5 तोला सोना कितने का बनता है? मेरे ख्याल में आजकल को 20 लाख रुपए का बनता है। आपके पास है 20 लाख? मेरे पास है। इस्लाम के अंदर हम लोगों ने ज़कात नहीं देनी। ये जो इनकम टैक्स का ड्रामा लगा हुआ है, ठीक है, क्यों ले रहे हो भाई? हम तो इस्लाम के मुताबिक एहल ही नहीं है कि हम तुम्हें पैसे दें। इस्लाम कहता है तुम गरीब लोग हो, तुम स्टेट तुम ना चलाओ, सॉरी टू से, ठीक है, लेकिन तुम लोग नहीं इनपुट दे सकते स्टेट चला। हाँ, वो देंगे इनपुट जिनके ऊपर ज़कात लगती है, जिनके पास 7.5 तोला सोना है या उसके बराबर मालियत,
ठीक है, वो डिटेल है कि उसके पास फिर कारोबार या फिर इन चीज़ों में हम जाके डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि वो इनकम टैक्स जो है वो बहुत मतलब कि एक जुल्म का निज़ाम है, ठीक है। और उसके बाद वो चीज़ के जो सेल्स टैक्स है, मेडिसिन के ऊपर सेल्स टैक्स है। एक बंदा घर के बर्तन बेच के दवाइयाँ लेने के लिए गया है, ठीक है, वो भी ऊपर बेचारा सेल्स टैक्स दे रहा है, और इतना इतना ज़्यादा, तो 10%, 15%, 20%, ठीक है। वो तो बेचारा बर्तन बेच के आया है, ठीक है, वो तो पता नहीं अब शापर के अंदर और सालन डाल के रोटी खा रहा है, लेकिन उसने भी सेल्स टैक्स पे किया है। तो ये एक जुल्म का निज़ाम है, ठीक है। इस्लाम कहता है सेल्स टैक्स नहीं है। और मज़े की बात, अब ये जो सऊदी वगैरह या फिर इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इधर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर वो वाली ड्यूटीज़ इन एसेंशियल नीड गुड्स पे नहीं है। मतलब एक आदमी है, ठीक है, कोई बगैरती का सामान मंगवा रहा है, कोई गिटार शिटार किसी ने मंगवा लिया, कोई पियानो, दो भाई तुम दो टैक्स। हाँ, दूसरी चीज़ मंगवा रहे हो, कोई मेडिसिन है या कोई फूड है, कोई जनरली जो नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। बहरहाल इख्तलाफ इस चीज़ के अंदर भी है। इस्लाम ने जनरली कोई कहा नहीं कि हर चीज़ इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाओ। इस्लाम कहता है इसके बगैर भी काम चल सकता है, और वो भी इस्लाम ने तब रखा हुआ है। मैं आपको अगर बात करूँ, चलें ये तो डायरेक्टली साहबा कराम के साथ रिलेटेड नहीं है ना, अरब्स आजकल के इनकी मर्जी आती है, कुछ भी करते हैं। सबसे बड़ी बात डेमोक्रेसी वाली है, ठीक है। उसके अंदर चलो डेमोक्रेसी तो नहीं, खिलाफा कहना चाहिए। खिलाफत की बुनियाद के ऊपर जो लोग मतलब खिलाफत के निज़ाम के अंदर जो लोग जिस तरह से सिलेक्ट होते हैं, वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो अगर ये चीज़ उन्होंने स्किप कर दी तो इसके अंदर क्या बईत था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वो ड्यूटीज़ लगा दें। तो अगर कहीं पर उन्होंने लगाई भी हैं तो वो साबिक़ कराम से चूँकि बहुत दूर हो चुके हैं, तो हम ये उनको एज अ आइडियल नहीं ले सकते कि यार वो ये कर रहे हैं तो ये इस्लाम है। तो जनरली हमें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम क्या कहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ के हवाले से। तो आपने कहा कि इस्लाम कमाएगा कहाँ से? इस्लाम वहाँ से कमाएगा कि मतलब उसको बिल्कुल, यानी कि इस्लाम वहाँ से कमाएगा कि जो उसने अपने कुरान और सुन्नत के अंदर जो है वो असूल बताए हुए हैं। मिसाल के तौर पे उसने ज़कात का बताया हुआ है कि 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी के बराबर अगर माल किसी के पास जमा हो गया, 1 साल की ड्यूरेशन उसके ऊपर गुजर जाती है, तो वह उसके ऊपर 2.5% जो है वो ज़कात देगा, ठीक है। तो ये एक उसका सोर्स हो गया। उसके बाद क्या है, ओशर है। ओशर आइन शीन रे, ओशर जो है वो एक एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो की ज़कात है। मतलब अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके ऊपर आपने काश्त की है और आपने गंदम उगाई, फलानी टिमकानी चीज़ उगाई, उसका 10% आपने देना है। उसके अंदर पर डिफरेंस होता है कि आपकी बारानी ज़मीन है या फिर आपकी जो है वो नहरी ज़मीन है। बारानी और नहरी ये क्या है? बारानी ये होता है कि बारिश के ज़रिए से अगर पानी लगाते हो खेत को। नहरी ये होता है कि नहर चल रही है और आपको बेनिफिट है नहर का, पानी अपनी तरफ मोड़ ले। सही। तो फिर उसकी ज़कात डिफरेंट है, सॉरी उसका औशर डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। मतलब जो नहरी का है उसका मेरे ख्याल में 10% है और बारानी का जो है 5% है। इसमें कुछ मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो मेरे जहन में आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी, इस्लाम जो है वो माल गनीमत से कमाता है। जंग हुई, जिहाद हुआ, आपके पास माल गनीमत आया, वहाँ से इस्लाम ने कमाना है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो फिर एक अलग टॉपिक है कि माल गनीमत जाएगा कहाँ कहाँ पे। ये जनरली अगर आप कुरान की तफसीर पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ने सूरह अनफाल के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का बताया हुआ है। 5वां हिस्सा अल्लाह उसके रसूल का है, ठीक है। ये सोर्स तो आजकल आई थिंक एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि आजकल उस तरह जंगें हो नहीं रही या उस तरह माल गनीमत आ नहीं रहा, क्योंकि उस टाइम थोड़ा दौर और था, उस वक्त तो इस्लाम फैल रहा था, तो उससे वो जंग हाँ, कर रहे अगर जारी बात है इसको आप कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते। हाँ, जब होगा जिहाद तो फिर जारी बात है माल गनीमत आएगा, ठीक है, तो फिर वो आपका है। चाहे उसके अंदर ये जंगी असला आ गया, जानवर आ गए, हत्ता की औरतें भी वही माल गनीमत का हिस्सा हैं, वो बांदी हैं बेसिकली। अब ये वो औरत है कि जिसके साथ बगैर निकाह के ताल्लुक जो है वो रखना जायज़ है, और ये वो बांदियाँ हैं। और ये एक मैं वीडियो देख रहा था, वो एक बंदे ने ये बात कर दी कि यार ये बांदियाँ जो है ना बगैर निकाह के इनके साथ ताल्लुक कायम रख सकते हैं। तो वो दूसरे लोग ऑफेंड हो गए। अब मुसलमानों की हालत उनको पता ही नहीं है, वो कहते हैं नो नहीं इस्लाम अच्छे नहीं होता, ठीक है। अब लोगों को पता ही नहीं, हालांकि ये रियलिटी है, आप रख सकते हैं, लेकिन पसंदीदा यही है कि उसके साथ निकाह कर लिया जाए। लेकिन अगर बगैर निकाह के भी आपने ताल्लुक कायम किया, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, लोग तो बड़े बेगैरत हैं, प्रेग्नेंट करते ही नहीं है ना, सिर्फ मज़े के लिए रखते हैं। लेकिन इस्लाम में पसंदीदा यही कि ताल्लुक इसलिए कायम करो ताकि तुम्हारी औलाद हो, ठीक है, तुम जानवर ना बन जाओ गोरों की तरह। तो औलाद उससे पैदा करनी है, उसका हिस्सा होगा जायदाद के अंदर, उसको बराबर हकूक़ दिए जाएंगे उस औरत को जिस तरह बीवी के हकूक़। सही। मतलब वो आपके इनहेरिटेंस में एज अ वाइफ एक्ट करेगी, ठीक है। लेकिन इसलिए तो लोग औलाद नहीं पैदा करते हैं ना, कि भाई सिर्फ उस काम के लिए रखो, ठीक है, ये ना हो कि जायदाद में कल को हिस्सा देना पड़ जाए। अच्छा, एक चीज़ होगी ज़कात, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया माल गनीमत, उशर डिस्कस कर लिया, उसके बाद माल गनीमत, उसके बाद माल फ़ै। माल फ़ै जो है जो लैंड्स आती हैं, आप समझ लें कि इलाका फ़तह किया, साबिक़ कराम इंटर हो गए, अब वो एक ज़मीन आ रही है जो कि अब उस ज़मीन का भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि वो ज़मीन जो स्टेट के कब्ज़े में आएगी ना। मेरे माइंड में अभी तक वही बात चल रही है बांदी वाली, लेकिन अगर बांदी की मर्ज़ी के बगैर आप उसके साथ ताल्लुक कायम कर सकते हैं।
अगर, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि वो तो एक एनिमी कैप्चर्ड है ना। हाँ, उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये दाइश वाले काम नहीं करने कि जिसकी जी मर्जी आई जी वो कमरे में जितना मुर्गियां बांधा कोई भी पड़ों से पकड़ के बाहर खींच के ले, ये चक्कर नहीं है। अच्छा। ठीक है, जो आपने सिलेक्ट कर लिए वो आप ही की बांधी, ये नहीं कि कोई बंदा भी राह चलते है उसको पकड़ ले। नहीं नहीं नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब उस बांदी की मर्जी नहीं है आपके साथ ताल्लुक की या आपके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स की। वो देखें, वो उसकी सेहत के साथ या फिर उस जुल्म के केस में तो आप देखेंगे कि आपने जुल्म नहीं करना। सही। ठीक है, लेकिन जिस तरह बीवी इनकार नहीं कर सकती ना मर्द को करीब आने से, अब बीवी के मसाइल हैं कि वो हैज़ से है या फिर उसके और मसले बन चल रहे हैं, तो फिर वो इनकार कर सकती है, लेकिन जनरली वो ये नहीं कह सकती कि मेरा दिल नहीं है। नहीं, वो तो बीवी है ना, लेकिन बांदी का तो वो तो फिर अगर वो कह रही है कि नहीं है दिल, तो उसमें जबरदस्ती भी कर ले। इसको ज़बरदस्ती नहीं कहते ना, इसको तो वो लिबरल लोग कहते हैं मैरिटल रेप, हम लोग नहीं कहते। हम ये समझते हैं कि वो अब चूँकि आ चुकी है, मातहत हो चुकी है, अब आप उसके साथ जो है वो ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। वो हदीस में भी आता है कि मशहूर अगर घोड़े की पुश्त पे भी तुम्हें बुलाओ तो उसके पास जाओ, बुलाए तो उसके पास जाओ। तो इसका क्या मतलब है? ये तो मतलब उसके साथ एक ज्यादती वाली बात नहीं है औरत के साथ कि अगर वो आपने बांदी पकड़ ली है। मैं इसको तो मर्द के साथ ये ज्यादती नहीं है। मर्द क्यों उसकी जो है वो उसके लिए जो है वो कमाइयाँ कर रहे हैं। दैट्स आल्सो अ फेयर पॉइंट। ठीक है, अब तो अल्लाह ने बैलेंस किया, अल्लाह ने मर्द में शहवत ज़्यादा रखी। अल्लाह को पता है इसकी नीड ज़्यादा है। बहुत कम होगा कि औरत आपको कहे कि आओ, मर्द ही कहेगा। ठीक है, तो अल्लाह को इन चीज़ों का एज अ मैन आई कैन अंडरस्टैंड दैट। अल्लाह ताला ने फिर भी आप शादी नहीं करते। जिजिया की बात कर लेते हैं। जिजिया क्या है? जिजिया वो टैक्स है कि जो नॉन मुस्लिम्स ने देना है, मुसलमान नहीं देते। ठीक है, लेकिन ये कितना है गैस करेंगे आप? चलें गैस करें। मिसाल के तौर पे एक काफिर है जो कि एक मुस्लिम स्टेट में रहता है, उसने साल में एक दफ़ा देना है, मतलब ज़कात की तरह देना उसने देना है। किस वजह से? कि हम उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। वो यहाँ पे रह रहे हैं और वो स्टेट की बेनिफिशरीज को हासिल कर रहे हैं, तो उसको कितना कितना होना चाहिए? चलें डॉलर्स में बता दें। मतलब उसकी इनकम का 10% हो शायद, जितना वो ईयरली जितना अर्न कर रहे। अब देखिए इस्लाम कितना खूबसूरत है, $20-50 पूरे साल के, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट है, चाहे वो लाखों में अर्न कर रहा है। ओह नाइस। और वो उस जमाने में 1 से 4 दिरहम थे। अब आज कैलकुलेट करें तो 20 से $50 बनते हैं पाकिस्तान के लिहाज से अगर करें तो, या अमेरिका के लिहाज से। जनरली जो दिरहम बेसिक देखें अब्दुल्ला, आप इस चीज़ को समझें। ये जो पेपर करेंसी है, जो गंद हमारे पे मुसल्लत किया गया है, ठीक है, जो फेक करेंसी हम पे मुसल्लत की गई है, हमें तो इस चीज़ से समझ नहीं आती ना। हम कहते हैं डॉलर ही डॉलर है। ये जो दिरहम और दिनार है, ये बेसिकली ये मेटल के कॉइन्स हैं। एक गोल्ड कॉइन है, एक सिल्वर कॉइन है। वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर होती है। इस चीज़ को समझें। जी जी जी। मतलब जितना वजन है सोने का, उसकी जो कीमत होगी उस कॉइन की भी वही कीमत है। सही सही सही। इधर से सीन क्या हो गया? ख़राब हो गया, पेपर करेंसी आ गई, रुपया डी वैल्यू हो रहा है, सोने का रेट बढ़ता जा रहा है। हम कह रहे हैं ओहो, तनख्वाह तो मेरी वहीं खड़ी हुई है, सोना 3 लाख पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, मैं उतना ही पैसे कमा रहा हूँ, इससे तो बेहतर मैं 7 साल पहले शादी कर लेता, तो 4-5 लाख में मैं इतना सोना दे देता कि मैं यूँ उसके ऊपर फेंकता सोना। आज मैं कितना दे पाऊंगा कि मैं कहूँगा यार ये मुट्ठी में है, ये लो। ये तो मेरे साथ प्रैंक हो गया। ठीक है, तो इस गंदी करेंसी, ये बात बीच में आ गई, इस गंदी करेंसी की जैसे ये काम हमारे साथ हो गया। पेपर करेंसी गंद है। तो 1 से 4 दिरहम या दिनार जो है वो उसने देने होते थे। ठीक है, दिरहम जो है मेरे ख्याल में चांदी की करेंसी को कहते थे और दिनार जो है वो गोल्ड की करेंसी को कहते थे। ठीक है, गोल्ड का सिक्का होगा तो फिर वो जो है वो उसका अपना नाम था। तो 1 से 4 देने होते थे। आज में कैलकुलेट करेंगे तो जो है वो बहुत कम बनते हैं। ठीक है, 1 से 4 डॉलर, क्योंकि जारी बात है सोने की जो फ्लक्चुएशन आई है उस वजह से रेट्स जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। खैर इन वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस हो भी सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट वैल्यूज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद देख लेंगे कितना कम उसने जो है वो देना था। उसके बाद उसने क्या देना? ना कोई इनकम टैक्स है, ना कोई सेल्स टैक्स है, ना कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी है, ना कोई जिसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं, उसके बाद ना कोई इनहेरिटेंस टैक्स है। ठीक है, ये इस सारे गंद से वो आज़ाद है। इसके बाद उसको क्या फ़ायदा? बुढ़ा हो जाएगा, स्टेट पैसे देगी। माजूर हो गया, स्टेट खर्चा उठाएगी। जवान था, माजूर हो गया, स्टेट खर्चा उठाएगी। उसकी बीवी, उसके बच्चे, उनका खर्चा स्टेट उठाएगी। ठीक है, और बैतुल माल से सारा जो है वो उनका जो है वो काम किया जाएगा। अब आप कहानी सुनते हैं कि हज़रत उमर जो है वो रात में गश्त कर रहे थे और औरत जो है वो रो रही थी और उसके बच्चे जो है भूखे थे। आपने कभी सोचा कि यार हज़रत उमर क्यों टेंशन ले रहे हैं यार? वो कहे ना जो हम लोग बातें करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। नहीं अब्दुल्ला, हम जिस तरह कहते हैं ना गरीब आदमी है ना, तो उसका अपना कसूर है, उसने क्यों नहीं अर्न किया? उसको अपने बुरे वक्त के लिए बचाना चाहिए था। जिस तरह हम आज कहते हैं कि कल मेरी बीवी होगी, मुझे खुदा न खास्ता कुछ होता है तो मैं अपनी बीवी के लिए कुछ स्टेबिलिटी छोड़ के जाऊँ। ये वहाँ पे सोच नहीं थी, क्योंकि इस्लामिक स्टेट ओनर थी। मुझे कल कुछ होता है जिस तरह उसके बंदे को कुछ हो गया था। हज़रत उमर क्यों टेंशन ले रहे थे? इसलिए कि स्टेट की वहाँ जिम्मेदारी थी। वो औरत, वो बच्चे, स्टेट की जिम्मेदारी थी कि इनका खर्चा तुमने उठाना है।
इसलिए उन्होंने टेंशन ली थी और उनको वहाँ पे जो है वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को जो है वो पूरा किया था वहाँ पर। मुझे ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ है। मैं भी पहले जिस तरह आप कह रहे हैं यही मेरी थिंकिंग थी कि गरीब लोग क्यों नहीं कमाते, मतलब ये इनकी मिस्टेक है। लेकिन आजकल अगर अब हम देखें, आजकल तो फिर गरीब की गलती नहीं है कि अगर वो उस तरह अर्न नहीं कर रहा, आजकल तो अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। अब्दुल्ला आपको बीमारी वो लग चुकी है, अच्छा ठीक है, इस बीमारी को मैं निकालूंगा बाहर, लेकिन तकलीफ़ होगी, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब तकलीफ़ हो। तो ये जो आपने बात की ना कि वो जो है वो मतलब आज क्यों गरीब जो है वो गरीब उस ज़माने में, आज के उस ज़माने के गरीब में क्या फ़र्क है। हम जो गरीब को डिस्करेज करते हैं, गालियाँ देते हैं, ठीक है, अब मादरत से आप भी शायद गालियाँ देते हैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि एक उसकी मिस्टेक नहीं है। नहीं, आप उसकी मिस्टेक क्यों समझ रहे हैं। मेरे भाई एक बंदे का वो कैपेसिटी नहीं है ना। आप उसे क्या, मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है यार मैं नहीं अर्न करना चाहता, आप कहेंगे यार ही इज़ अ डम गाय, ही इज़ अ फूल। वो फूल नहीं है। और मेरे भाई इस्लाम की असल को तो नहीं निकाल के बाहर कर सके। वो कहेगा यार मेरी असल आखिरत है, आई डोंट वांट टू अर्न हेयर, मैं आखिरत में उनकी आखिरत कभी नहीं होता ना सर, उनको अपनी आखिरत कभी मेरे नहीं होता। भाई मैं असूली बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। वो जिस गरीब को आखिरत की फिक्र नहीं, वो तो पागल है, गधा है वो। तो यही मैं उन्हीं गरीबों की बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ गरीब हैं जो जिनको तो अपनी आप ये आखिरत की समझते परवाह हैं, है। नहीं आप ये समझते हैं कि जिसको आखिरत की परवाह है वो बेशक कम कमाए, आप उसको टॉन्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जिसको आखिरत की परवाह है उसको क्यों टॉन्ट करेंगे। हाँ, तो ये जो सारी तारीख चल रही है एडुटेट वाली और ये सारा कुछ, ये कौन लोग हैं, ये तो हर गरीब को रगड़ रहे हैं। तो ये जो आपने बात की ना कि गरीब की गलती है, एक गरीब जो पैसे कम कमाना चाहता है ना वो कमाए, लेकिन जब स्टेट कमज़ोर है ना तो हर बंदा ये काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे इस्लामिक स्टेट है, उसकी नीड है बिजनेस करना, उसने एक अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करना है, तो वहाँ पे हर बंदा ये नहीं कहेगा कि यार मैंने तो नहीं करना। वहाँ पे जो बंदा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इस्लामिक जिहाद में वही अफजल है। इस चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और मिसाल के तौर पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जन्नत कमाई है वो पैसे दे के ही कमाई है, ठीक है। जब बिशारतें मिली, ज़ाहिर बात है जिहाद भी किया और ये सारे कुछ नहीं किया अपनी जगह, लेकिन जो बिशारतें मिली ऑन द स्पॉट वो पैसे की वजह से थी, ठीक है। और ज़ाहिर बात है उनका इतना बड़ा बिजनेस था जो उन्होंने सेटअप किया था मदीना के अंदर आके, तो तब जो है वो इतना कंट्रीब्यूट कर सके इस्लाम के अंदर। तो जो आपने बात की गरीब की गलती वाली, गरीब की गलती उस सेंस में होगी कि जब स्टेट को नीड है बट ही स्टिल लेजी, ही स्टिल नॉट। सर मेरा जो है ना वो गरीब की गलती कहने का मकसद है कि गरीब लेजी, कि उस गरीब की मैं नहीं बात कर रहा कि जो अपना 100% दे रहा है लेकिन वो स्टेट की वजह से या और अपने इर्द गिर्द मसाइल की वजह से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं उस गरीब की बात कर रहा हूँ कि वो लेजी है, वो बहुत लेजी है, वो काम नहीं करता उस तरह जिस तरह उसको करना चाहिए। तो आप ये नहीं कहते कि यार एक बंदा अगर लग्जरीज अवेल नहीं करता, वो सादगी इख्तियार करता है, पुराने कपड़े हैं और एक छोटे से कमरे में रहता है, खड़ा होता है, सर छत पे लगता है, लेटता है, टांगे दीवारों में जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद इतना पैसा वो सारा सदका खैरात, इसको भी आप लोग टॉन्ट करते हैं। नहीं उसको क्यों टॉन्ट करेंगे, वो तो अपनी आखिरत बना रहा है ना। तो इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। मतलब क्या कि इस्लाम में पैसे का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने अर्न करना है बट फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, नॉट फॉर द सेक ऑफ योर सेल्फ, जिस तरह ये काफिर करते हैं। सर फॉर द सेक ऑफ इस्लाम, फॉर द सेक ऑफ इस्लाम ही, क्योंकि आजकल जो है ना मैं वही वाली बात करूंगा जो मैं बार बार करता हूँ कि अमीर बंदे की उस तरह बात सुनी जाती है सोसाइटी में, गरीब बंदे की उस तरह बात नहीं सुनी जाती। गरीब बंदा अगर बात करता है तो उसकी बात इतनी कोई नहीं सुनता, लेकिन अगर अमीर बंदा बोलता है जो सोसाइटी में किसी मुकाम पे है उसकी बात सुनते हैं। ऐसी बात है कि नहीं, आप भी इसी सोसाइटी का यार अब्दुल्ला साहब देखो, उस बात सुनने के ऊपर लानत है, वो सुनने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये नहीं मैं यार मैंने तुम्हारा पॉइंट गेट कर लिया, मैंने तुम्हारा पॉइंट गेट कर लिया, मुझे जवाब देने दो। इस्लाम के ऊपर भी बात करेंगे तो आपकी बात लोग सुनेंगे। और मेरे भाई मैंने लोगों को पैसे से अट्रैक्ट करके इस्लाम सिखाने नहीं, जिसने सीखना आए, जिसने नहीं सीखना वो दफ़ा हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप कहते हो यार मैं पैसे से अट्रैक्ट कर लूँ, ठीक है, तो वो कल को मेरे लिए जान दे सकता है। वो तो कहेगा भाई जा, मैं तो तेरी लैंड क्रूज़र देख के बड़ा इंप्रेस हुआ था, मैं कहता यार मैं भी कल इसकी तरह बनूंगा। तो पैसे की वजह से जो बंदा है वो तो वैसे ही खोखला है। तो एक बात जो आपने इस्लाम वाली की, इस्लाम की दावत मैंने पैसे से उसको अट्रैक्ट करना ही नहीं है। इस्लाम अपनी सच्चाई के साथ है, मैं सच बोलूँगा, इस्लाम के ऊपर अमल करूँगा, इट हैज़ दैट मच पोटेंशियल कि इतना ये अट्रैक्ट कर लेगा कि इससे बेहतर सिस्टम है ही नहीं। चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो कहेगा यार दिस इज़ बेस्ट। बेशक ये बंदा जिस भी हालत में बैठा हुआ है, जैसा भी है, ये बेस्ट है, क्योंकि ये वो बात कर रहा है जो हमें हमारे क्रिएटर ने दी है। क्रिएटर से बेहतर बात किसकी हो सकती है? ही हैज़ द ऑल नॉलेज कि इस्लाम की या इंसान की बेहतरी किस चीज़ के अंदर। तो जो आपने बात की कि आपकी बात जो है वो बेहतर लोग सुनेंगे, इसका जवाब ये है कि मैं लोगों को बात सुनाना ही नहीं चाहता। मैं अपने अमल से इस्लाम के ऊपर अमल करना चाहता हूँ। मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ,
वो अपनी जगह पे कायम है। अगर आप ये चाहते हो कि दावत की हिकमत के तौर पे कहीं पे किसी को अट्रैक्ट कर लो, बाद में उसको सही इस्लाम सिखा दो, सो दैट कैन बी बेनिफिशियल। ये हो सकता है कि आप जो है वो चाय बिस्किट रख दो, शायद कोई बंदा आपकी कुरान की बात सुनने के लिए आ जाए। यहाँ पे वो कांटों के ऊपर बैठे कहेगा यार ये क्या सीन है, पंखा नहीं चला रही जी, गर्मी लग रही है। भाई तो तुम जो है वो ठंड लेने के लिए आए हो या कुरान सीखने के लिए आए हो? तो हो सकता है कि किसी इस तरह के घटिया किसी किस्म के इंसान को अगर आपने दावत देनी है इनिशियली, तो हिकमत के तौर पे उसे खर्चा कर दें उस पर, ठीक है। लेकिन ये फिर असल नहीं होगा। आप ये ज़ाहिर बात है, वहाँ से वेस्ट से ये चीज़ आती है ना कि यार ये सोच आपकी आई कि यार लोग ज़्यादा बेहतर बात सुनेंगे। हमारा ही मसला ही नहीं बात बेहतर सुने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कितने लोग थे? ये मैटर नहीं करता कि कितने लोग हैं कितने हैं, आप किस तरह हैं ये मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद जो पैसा कमाने वाली बात है, उसके अंदर आपने ज़्यादा कमाना है कमाएं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको आप ये नहीं कह सकते कि यार तुम जो है वो ज़्यादा पैसे कमाओ ताकि जो है वो लोग तुम्हारी बात सुने। वो सच्चा होगा, इस्लाम के ऊपर होगा, लोग उसकी बात सुनेंगे। हाँ, स्टेट को नीड पड़ती है, देन यू हैव टू मोटिवेट हिम, भाई कमाओ पैसे कमाओ। नहीं, अभी अगर हम अपनी स्टेट की बात करें तो आपको नहीं लगता अब तो कमाना है ना? कमाना है, इसमें कोई शक नहीं, अब कमाना है। तो सर मेरा पॉइंट यहाँ पे वैलिड हो गया है ना अपनी स्टेट के मुताबिक, कि अभी हमारी स्टेट में गरीबों को भी कमाने की जरूरत है। कमाना है, बिल्कुल कमाना है, इसमें कोई शक नहीं। इंडस्ट्रीज लगेंगी और हर बंदा इंडस्ट्रीज लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो। वो मिसाल के तौर पे आप सुबह उठते हो, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जितनी अशिया आप यूज़ करते हो ये सब आपकी होनी चाहिए इनिशियली इन योर कंट्री, उसके बाद बाहर लेके जाओ बाहर। मतलब जितनी भी हम चीजें यूज करते हैं वो मिसाल यहाँ के की तौर पे प्रोडक्ट्स मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं पहले सबसे बिस्तर पे सोया, मेरा मैट्रेस मेरा होना चाहिए, चादर उसका आपकी अपनी प्रोडक्शन होनी चाहिए। मेरी प्रोडक्शन, वो चादर मेरी प्रोडक्शन, वो लकड़ी मेरे प्रोडक्शन जिसमें मैं बेड पे सोया हूँ। अंदर गेहूँ, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, सोप है, डिटर्जेंट है, शैम्पू है, ठीक है। वो पानी जो मैंने इस्तेमाल किया जिस मोटर से आ रहा है वो मेरी होनी चाहिए। उसके बाद आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो तौलिया, उसके बाद जो अंडे मैं खा रहा हूँ वो मेरे होने चाहिए। उसके बाद ये है कि आपने फिर खाना खाया, आप गंदम आपकी उगी हुई होनी चाहिए, ये ना हो कि आपने रशिया से मंगवा ली और ये सारा कुछ। तो जनरली बात जो मैंने ये की, इसका मकसद ये था कि आज के दौर में तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे, आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तभी होगा। इसकी मिसाल क्या है? कुछ लोग कह सकते हैं मिसाल दो, इसकी मिसाल ये है कि मदीना में जाने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? मदीना का बाज़ार कंट्रोल किया था। मदीना के बाज़ार में मुसलमानों ने यहूदियों से ज़्यादा बिजनेस शुरू कर दिया था। यहूदी डाउन पे चले गए, मुसलमानों का बिजनेस पीक पे चला गया था। हालांकि यहूदियों का होल्ड था मदीने के बाज़ार के ऊपर, लेकिन इस्लाम की क्या थी? खूबसूरती थी, सूद नहीं है, धोखा नहीं है, फरेब नहीं है, A1 डीलिंग हो रही है। वो कहते थे भाई इनके साथ डील करना है हमने, दफ़ा हो जो पीछे यहूदियों को। तो फिर वो ज़री बात है, मुसलमानों ने सारा कैप्चर कर लिया, होल्ड कर लिया, और फिर क्या मामलात, दूर दूर तक भाई ऊँट जा रहे हैं। ऊँट मतलब तिजारत आप देखो कहाँ तक हो रही है। चलो बॉर्डर्स तो आज बन गए ना, ठीक है, हमने तो अपना दीन ईमान समझ लिया बॉर्डर्स, तो बॉर्डर्स बन गए। तो हमें इसलिए जो है ये बात समझ नहीं आती, लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर्स तिजारत हो रही है, इजिप्ट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मतलब हमारा तो चलो इतना एक्सपोजर नहीं है ना, हम तो ट्रेन में भी लाहौर जाना हो तो हमें रोड उठने लग जाते हैं, यार मुश्किल काम है। ओ भाई तिजारत हो रही है, मैप नहीं है आपके पास, इंटरनेट नहीं है, रास्ते में रुकना पड़ेगा, डकैत पड़ सकते हैं, 100 मामलात हैं। इसके लिए बहुत हाई लेवल का एक्सपोजर चाहिए कि आप तिजारत करो ज़माने के अंदर। आज तो बड़ी आसानी है, आज तो बहुत आसानी है वाकई। जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि स्टेट कहाँ से अर्न करेगी, उसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसको ज़रा हम क्लोज़ करते हैं। उसमें ज़कात है, उशर है, ठीक है, माल गनीमत है, उसके बाद जिजिया है। इन चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है। उसके बाद हम माल फ़ै की बात कर रहे थे। माल फ़ै क्या होता है कि जो आप जंग के अंदर जो आपको लैंड्स मिली हैं, अब उनकी लैंड्स के बारे में बात करें तो वो लैंड्स किस किस तरह की हो सकती हैं। एक बैरन लैंड है, बिल्कुल बंजर ज़मीन, एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके बाद एक वो वाली लैंड है कि जिसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों की मलकियत में, वो प्रॉपर्टीज़ तो नहीं छेड़ी जाएंगी, वो लोग ही रखेंगे। उसके बाद जो ये बैरन लैंड है जिसके ऊपर किसी की मलकियत नहीं थी, वो स्टेट ओन करेगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड भी किसी की जो है वो उसमें नहीं जाएंगी, वो जिसकी मलकियत है उसके पास ही रहेंगी। लेकिन अगर मलकियत नहीं है, ठीक है, वो स्टेट के पास थी, वो स्टेट ही के पास शिफ्ट हो जाएगी। या बैरन लैंड को उन्होंने कन्वर्ट कर लिया एग्रीकल्चरल लैंड में, तो भी वो स्टेट के पास जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये एक जो है वो ज़रिया जो है वो कमाई करने का। अब उसके ऊपर आते हैं खराज के ऊपर। एक और कॉन्सेप्ट है, खराज के ज़रिए से इस्लाम कमाता है, इस्लामिक स्टेट कमाती है। खराज क्या है? जिस तरह मुसलमान के लिए उशर है ना कि उसने अपनी एग्रीकल्चर लैंड के 10% जो वो देना है स्टेट को। अब वो क्या है कि ये जो खराज है ये एक नॉन मुस्लिम की लैंड्स हों अगर, फिर क्या होगा? वो फिर खराज देगा, ठीक है। अब ये वो खराज जो है ये भी तकरीबन उतना ही है, 10-20% है, ठीक है। अब ये बराबरी उस तरह से होगी, मिसाल के तौर पे एक इस्लामिक स्टेट के अंदर मुसलमान को रहना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, काफिर को रहना महंगा नहीं पड़ रहा, ठीक है। मुसलमान ज़कात देता है, वो क्या दे रहा है? जिजिया दे रहा है।
मुसलमान यहाँ पे उशर दे रहा है और ये भी ये क्या उसके बदले में दे रहा है, खराज दे रहा है। उशर और खराज बराबर हो गए, ज़कात ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत फ़ायदा है, गरीब आदमी ने देनी नहीं है। आजकल के सारे सरकारी टीचर, सारे सरकारी डॉक्टर, सब के सब उनके ऊपर ज़कात नहीं लगती अगर वो पैसे जोड़ के किसी और बिजनेस से कमाना शुरू ना कर दें। इतने कम वेजेस हो गए हैं, ठीक है। इस फेक करेंसी की बरकत तो नहीं कहना चाहिए, नौसत की वजह से, ठीक है। तो ये इस वजह से ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, उसके बाद एक जो है वो आपने डिडक्शन भी करनी होती है, वो खुमस है। खुमस कहते हैं कि आपने 5वां हिस्सा जो है वो अहले बैत के लिए रखना होता है, तकरीबन 20% बनता है। और वो अल्लाह उसके रसूल अल्लाह के नबी का और उनके अहले बैत का जो है वो माल होता है। आजकल के दौर में सैयदों के लिए ये मुख्तस किया जाता है, तो ये किया जा सकता है। ईरान में डिडक्शन होती है, ये 20% होता है, ये 5वां हिस्सा है, ठीक है। जो आपका माल है उसमें से आपने जो है वो 20% आपने देना होता है खुमस। यहाँ पे नहीं है, तो उसकी रीज़न क्या है, खुमस क्यों रखा गया? क्योंकि ज़कात सैयदों पे नहीं लगती। अल्लाह के रसूल के घर वालों पे ज़कात सदका लग ही नहीं सकता, आप कैसे उसकी मदद करोगे? फिर आपने ऐसी मदद करनी है। अब ये वो जो खुमस था ना, ये बेसिकली माल गनीमत में से था कि उसका 5वां हिस्सा मिलेगा, लेकिन अब जनरल कर दिया गया कि अपनी सारी कमाई में से आपने 20% साल के बाद उनको देना है। बहुत ज़्यादा बनता है, वो पर ईयर होगा, पर ईयर है, ज़कात भी पर ईयर है, उशर भी पर ईयर है, उसके बाद खराज भी पर ईयर है, हुमस भी पर ईयर है, होमस भी पर ईयर है, ठीक है। जिजिया भी पर ईयर है। जो माल गनीमत आया ना, उसमें से आपने 20% निकाल लेना है। ये अल्लाह के रसूल के लिए और उनके घर वालों के लिए आपने मुख्तस कर दिया। आप इसको बेशक मनी में कन्वर्ट ना करें, आपने अलग कर दी, चाहे उसमें जानवर हैं, अनाज है, बांदियाँ हैं बेशक, तो आप उनको दे दें, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनका गुजारा चलना है। और अगर ज़ाहिर बात है कि वो गरीब लोग हैं तभी है, ठीक है। अगर उनके पास कोई इस तरह का जो है वो कोई कमाई का ज़रिया नहीं है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें होगी जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल वेज थे इस्लाम के कमाने के, बेसिक वेज थे। अब इस्लाम और कहाँ से कमाएगा? अब कुछ मॉडर्न डिस्कशन कर लेते हैं कि उसके अंदर ट्रेड है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इस्लाम ने ट्रेड के ज़रिए से कमाना है। अब वो ट्रेड क्या है? ट्रेड इतनी अपॉर्चुनिस्टिक है कि अब जो बंदा बाहर से माल लेके आ रहा है उसने ड्यूटीज़ पे नहीं करनी, जो बंदा यहाँ से माल उधर लेके जा रहा है उसने ड्यूटीज़ पे नहीं करनी। तो इससे क्या होगा? ट्रेड बढ़ेगी। ट्रेड सबसे ज़्यादा इस्लामिक स्टेट के अंदर होना शुरू हो जाएगी, ना यूएस में, ना इधर ना उधर। और जारी बात है, इस्लामिक स्टेट के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो जो है वो इतने हैं कि लोग लेके इंटर हों, और जिनको टैक्स ना देना पड़े। अब इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। तो उसी जगह पे बंदा जाके माल बेचेगा ना जहाँ पे ड्यूटीज़ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वहाँ पे इस्लामिक स्टेट में कारोबार बढ़ जाएगा। हम ये हैरान होते हैं कि मदीना की स्टेट इतनी क्यों फ्लरिश कर गई बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसीलिए कि वहाँ पर ड्यूटीज़ नहीं है। जाओ ना रोमन एम्पायर के अंदर, लग पता जाएगा 100 मसले हैं, तुमने कोई मसला कर दिया तो तुम्हारा हमेशा के लिए कोई बंदिश वाला कोई सिस्टम कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जो मैं एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, जब मुसलमान ट्रेड वगैरह किया करते थे, ठीक है। खैर हज़रत उस्मान के दौर में तो सिस्टम ख़त्म हो गया, रोमन पर्शियन एम्पायर ही ख़त्म हो गई, ठीक है। तो सारा कुछ ही मुसलमानों के पास जो है वो आ गया था। उसके बाद जो माल गनीमत की हमने बात की, जब हज़रत उमर के दौर में ये फतवात हुई हैं तो इतना माल गनीमत आ गया कि आप समझो कि पूरी रोमन एम्पायर का माल, ठीक है, वो मुसलमानों के पास आ गया। ढेर लग गए सोने चांदी के ढेर। अब मैं आपको बात करूँ ना कि मैं मेरे पास कोई सैंपल नहीं है, जितना ये पीस आप देख रहे हैं, अगर इस माइक जितना गोल्ड का पीस हो, इतनी विड्थ और इतनी उसका साइज़ हो, तो आज इसकी क्या वर्थ बनेगी? इट विल कॉस्ट अबाउट 60 to 70 मिलियन रुपीज़, ठीक है। ये इतना, और जब ढेर लग जाए, ठीक है। तो ये सिस्टम था। खैर मॉडर्न अर्निंग की बात करें, उसके अंदर ट्रेड को हमने डिस्कस कर लिया। वो ट्रेड बहुत बेनिफिशियल है, उसके अंदर जो है वो लोग ज़्यादा जो है वो ट्रेड की तरफ जो है वो आते हैं। अब ऑयल एंड गैस रिजर्व्स की बात करते हैं। हमने कहा जी ट्रेड के ज़रिए से कमाए गए इस्लामिक स्टेट, उसके बाद ऑयल एंड गैस रिजर्व्स के ज़रिए जो आज मॉडर्न है कि आज निकल आए तेल, निकल आया गैस, निकल आई है। क्या होगा कि इसके वजह से अब हमने कमाई करनी है। लेकिन ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, अब एक और मैं मज़े की बात बताऊँ, नेचुरल रिसोर्सेज अब आवाम को नहीं बेचे जा सकते, वो अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो आवाम के लिए फ्री है, ठीक है। हाँ, अगर आपने बाहर बेचने हैं ना, बाहर वालों को देने हैं जो उस लैंड से ताल्लुक़ नहीं रखते, देन यू हैव टू सेल देम। क्यों? क्योंकि इन लोगों की प्रॉपर्टी है। अब ये गैस जो बेची जा रही है उसके बदले में हम पैसा लेंगे उनसे, क्योंकि ये हमारी ज़मीन से निकला है, ठीक है। तो ये है बेसिकली। अब जब आपने बाहर देना है किसी को वो गैस या कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, और नेचुरल रिसोर्स में ऑयल एंड गैस नहीं आता, ये मैंने जनरली 2 नाम चुन लिए, और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो अब जब उसकी ट्रेड होगी तो वो पैसा आपने जो है वो इस तरफ जो है वो देना है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब क्या करें, कौन अथॉरिटी ले ले? जी बंदा के जी मेरी ज़मीन से निकला है, मेरी गैस है, नहीं, उस स्टेट की है, कोई बंदा निकाल नहीं सकता। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी। जैसे अगर रावलपिंडी है या इस्लामाबाद है,
वहाँ पे गैस निकले तो ओनली रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए होगा या पूरे पाकिस्तान के लिए, या पूरी सिर्फ पंजाब के लिए कोई होगा? डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है कि वो ज़खायर कितने बड़े हैं, ठीक है, और किस किस लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट। अगर वो ज़खायर कम है, ठीक है, तो लोकेलिटी का हक बनता है, ठीक है। और अगर जारी बात, अब तो टेक्नोलॉजी है, हमें पता है नीचे गैस है, निकाल नहीं सकते, करप्शन है और बहुत सारे मसाइल हैं, तो फिर उतनी निकाली जाएगी कि जिसको जो है वो सबकी नीड्स को पूरा कर दे, ठीक है। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए से कमाया जा सकता है। यू सेइंग दैट कि अगर वो पाकिस्तान पूरे को भी सपोर्ट कर सकती है तो वो उसको भी फ्री मिलेगी अगर इतना रिसोर्स निकल जाए तो? पूरे पाकिस्तान को फ्री मिलेगी, ठीक है। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज, अब जिस तरह बिजली है, ठीक है, बिजली भी एक किस्म का नेचुरल रिसोर्स है कि जो आप बिजली जो है वो बना रहे हैं, क्यों आप डैम से बना रहे हैं, या फिर जो इस तरीके से, हाँ, जो डैम का खर्चा आया है, जो उसको उस मशीनरी को रन करने का खर्चा आ रहा है, यू कैन चार्ज पीपल, लेकिन वो बिजली ही सेल हो सकती, ठीक है। वो पानी अल्लाह का था, वो आपका नहीं था, जिस पानी के ज़रिए से आपने बिजली बनाई है, ठीक है। वो कोयला अल्लाह का था, वो आपका नहीं था। और अल्टीमेटली अल्लाह ने जब जिस तरह उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो सबका है, ठीक है। वो हवा अल्लाह की थी जो विंड टर्बाइन के ज़रिए बनी, ठीक है, या जो सनलाइट से बनी वो सूरज अल्लाह का था, ठीक है, सोलर पैनल से जो बनी, तो वो उसको आप इस तरह सेल नहीं कर सकते। हाँ, उसकी मशीनरी की मेंटेनेंस पे या जो वर्कर्स आपने वहाँ पे हायर किए हैं उसकी देखभाल के लिए उनकी सैलरीज तो निकालनी है, तो वो लोग पे करेंगे, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। अब है जी इस्लामिक बैंकिंग, कुछ लोग इसको हराम कहते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अभी पहुँचा हूँ, ठीक है, और ज़ाहिर बात है मेरी क्या औकात है, स्कॉलर्स में बड़े बड़े स्कॉलर्स इसको हलाल कहते हैं। जो इस्लामिक बैंकिंग प्योरली है, तो इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए से जो इनकम होती है, जो कमाई होती है, वो भी हलाल है। उसके काफ़ी वेज़ हैं, ठीक है, तरीके हैं। उसमें क्या है कि वो गाड़ी किसी को देते हैं, ठीक है, और वो उसके पैसे देता है उनको, लेकिन वो किस्तों में देता है, तो वो ज़्यादा उसको पे करने पड़ेंगे। इसकी वो क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि यार चूँकि हमने इसको पहले ही गाड़ी दे दी है, नाउ ही हैज़ टू पे रेंट, वो रेंट की शक्ल में ज़्यादा पैसे पे करेगा। तो ये तो आपके उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर आप कोई चीज़ किस्त पे लेते हैं तो किस्तों करवा जायज़ है, मतलब आइटम्स पे, पैसे पे नहीं। पैसे पे नहीं। अब और अगर गोल्ड और पैसे पे, मतलब जो करेंसीज हैं उन पे नहीं। सूद बेसिकली क्या है कि ठीक है, पैसे के बदले ज़्यादा पैसा, गुड्स के बदले ज़्यादा पैसा होगा, तो दैट इज़ द रेंट ऑफ दैट गुड, ठीक है। तो वो फिर जो है वो नहीं है। अब इसी तरह एंड यू आर सेइंग कि दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड। दैट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड। अब वो मकान की एग्जांपल लेते हैं। अब वो उसने मकान जो है वो सेल किया, सॉरी मकान एक आदमी ने ख़रीदना है। इस्लामिक बैंक कहता है कि मैं तुम्हें ना पैसे नहीं दूंगा, मुझे दिखाओ। अब मैं उस बैंक के उस मकान के अंदर हिस्सेदार बन गया हूँ, अभी मैं तुम्हें पूरी ऑनरशिप दे ही नहीं रहा जब तक तुम मुझे इसके पैसे पूरे नहीं कर देते, ठीक है। और तुमने इजाफी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब तुम उस मकान में रह रहे हो, सो उसका रेंट मुझे पे करोगे, ठीक है। मतलब 50 लाख का घर था, क्या किया मैंने कि मैंने उसको जो है वो मकान ख़रीद दिया, और मैंने अपनी ओनरशिप भी उसके अंदर रखी हुई है, वो बंदा भी पूरा मालिक नहीं हुआ। अब वो मुझे 50 लाख नहीं, मुझे 55 लाख दे रहा है। वो 5 लाख ऊपर किस चीज़ के, कि वो 2 साल जो उसने रहना है ना उसमें उसका रेंट देगा, ठीक है। बैंक को फ़ायदा हो गया, बैंक का प्रॉफिट जनरेट हो गया, उस बंदे का काम हो गया कि घर बन गया। सो इस तरीके से जो इस्लामिक बैंकिंग काम करती है, इंटरेस्ट फ्री है। अब इंटरेस्ट क्या है बेसिकली, कि मैंने ये जो कन्वेंशनल बैंक है ये क्या करते हैं, आपको पैसे चाहिए, घर लेना 50 लाख का, वो कहते हैं जी मुझे पैसे चाहिए, आप कहते हो जी, बैंक वाला कहता है ले जाओ 50 लाख चेक काटा, ले लो, पैसे निकाले, जाके घर खरीद लिया। अब वो क्या करेगा जी, मुझे अब जो तुमने कर्जा वापस करना है, अब मैं 50 नहीं 55 लाख लूँगा, सूद हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बिल्कुल एक स्टेप का फ़र्क है, ऊपर नीचे एक स्टेप का फ़र्क है। और ये जारी बात है, इसलिए वो कहते हैं कि ये इन मौलवियों ने इसको हलाल करने के लिए इस तरह काम कर दिया। लेकिन ये नहीं, तो ये भी एक लॉजिकली चीज़ है, तो लोग इसी तरह ही, ये बाकी बैंक्स इसी तरह ही क्यों नहीं कर लेते? आई मीन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब लोग इस तरफ आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान का जो बड़ा बैंक है प्रीमियर मिज़ान प्रीमियर बैंक, उसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट किया है, इस्लामिक बैंक है। सारी इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए से उसने काम किया। तो अब ये मॉडल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो हो गया है। मतलब अब आपको और मुल्कों में भी, इस्लामिक मुल्कों में इस्लामिक बैंक्स मिलेंगे। और अब लोगों ने छोड़ के, अब ये ज़री बैंक बड़ा मशहूर बैंक है, इसने अपनी कई ब्रांचेस इस्लामिक कर दी हैं, ठीक है। और मतलब कि पहले नहीं थे, पहले मतलब दूसरी तरह से इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो कर्जे दिया। मतलब लोगों को नज़र आ रहा है कि इस्लाम के अंदर फ़ायदा है। अब आते हैं जी, ट्रेड का हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं बिज़नेस के ऊपर। बिज़नेस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब बिज़नेस के ज़रिए से इस्लाम कैसे कमा सकता है, कि आप ये देख लीजिए, इसके मैं मिसाल पहले भी दे चुका हूँ, ठीक है। मैंने खाना खाना है, मैंने कपड़े पहनने हैं, मैंने चलना है फिरना है, मेरे पाँव में चप्पल है, इस सब को कौन बनाएगा, इसकी प्रोडक्शन किधर होगी, ये बिज़नेस है, ठीक है। अब इस्लाम ने कमाना है जब बिज़नेस के ज़रिए से, तो फिर उसके लिए हमें एक इंडस्ट्री चाहिए। वो इंडस्ट्री अगर कोई प्राइवेटली लगाता है उसका वो मालिक बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी को लगे यार ये थोड़ा सा कैपिटलिज्म की तरह है। अगर कोई बंदा प्राइवेटली नहीं लगाता, स्टेट लगाती है उस बैतुल माल के पैसे से,
कि हम आवाम के वेलफेयर के लिए इंडस्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ जॉब्स क्रिएट होंगी, ये सारा कुछ होगा, तो क्या इसका नतीजा निकलेगा कि वो ज़ाहिर बात है स्टेट अर्न करेगी, चाहे इंडस्ट्री वहाँ से लगी या प्राइवेटली लगी। इवेंचुअली क्या होगा कि वो जो है वो वहाँ पे वेलफेयर क्रिएट होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी और ये सारा कुछ, और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये बंदा जब अमीर होगा ये ज़कात देगा। तो जितने ज़्यादा बिजनेसमैन उतनी ज़्यादा ज़कात, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बिजनेसेस, ठीक है, और ज़कात ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिजनेस बढ़ेगा, ज़कात का पैसा बढ़ेगा, लोग अमीर हो रहे हैं, स्टेट भी अमीर होगी, ठीक है। और वहाँ पे ज़रा सा मुख्तलिफ है, ठीक है, कि कैपिटलिज्म में क्या है, लोग अमीर हो रहे हैं, लेबर पिस रही है, यहाँ लेबर भी उठ रही है, ठीक है। कैसे लेबर उठ रही है कि लेबर के बुनियादी जो ज़रूरियात हैं पूरी हो रही हैं, बिजली का बिल नहीं देना पड़ रहा, बिजली उधर से आ रही है, गैस का बिल नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। उसके बाद जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें, जब स्टेट के पास काफ़ी पैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, उसके बाद हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री होगी, जब आपके बैतुल माल में पैसा पड़ा हुआ है, और स्टेट ने हॉस्पिटल बनाया, कोई चैरिटल फंड, कोई चैरिटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो चैरिटी करती है, उसके अंदर गरीबों को या इस तरह उन्होंने मस्कन बना के दे दिया, घर बना के दे दिया, मस्जिद बना दी। अब ये सारा कुछ वो गरीबी तो अवेल कर रहा है, तो वो कहाँ पिसेगा? तो अल्टीमेटली यू वुड फाउंड नो होमलेस पर्सन, ठीक है। आपको कोई भूखा नहीं मिलेगा, हत्ता कि कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं कि कहता है कि यार मैं अपना काम चला सकता हूँ, मुझे ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम फ्रॉडिये लोग हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि वो एक फ़ंड निकाला सरकार ने, तो गरीब जो नहीं थे वो भी गरीब बन के एप्लीकेशन दे रहे हैं, जी मुझे पैसे चाहिए जी, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मैं खुद पर्सनली जानता हूँ। और शर्म करो गधों, वो जिन लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, वो उन बेचारे इतने लिटरेट नहीं है कि वहाँ जाके वो एप्लीकेशन दे सकें, और तुम लोगों ने उनका हक मार लिए, ठीक है। और सेहत कार्ड के चक्कर में जो हो रहा है, हॉस्पिटल्स के अंदर फेक बिल्स जनरेट किए जा रहे हैं, प्रोसीजर नहीं हुआ, हमने किया जी, पैसे दो, और वो पैसे किधर आने हैं? इधर हॉस्पिटल के अकाउंट में आने हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो है वो इस तरह का हमारा सिस्टम हो चुका है। तो बात वही है कि सिस्टम हमें नहीं बचा सकेगा, हमारी ईमानदारी है। उसके बाद फिर इस्लामिक स्टेट का सिस्टम है कि जो हमें वेलफेयर की तरफ लेके जाएगा। मतलब यू आर सेइंग दैट कि सिस्टम चाहे इस्लाम का भी मैंने सुना है, तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया सिस्टम, अल्लाह के नबी ने डिज़ाइन किया, तो अच्छा ही होगा। लेकिन हम लोगों की गलती है, मतलब हम लोग ईमानदार नहीं हैं, और सारी मिस्टेक अवाम की है, हमारी गलती है। ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि अगर हम सही इस्लामिक स्टेट के ऊपर होते, सही इकोनॉमिक स्टेट हमारी इस्लाम वाली बनी होती, हम क्या काफिर भी इधर आते, और भाई हम सेकंड सिटीजन बन के रहेंगे, हम जिजिया देने को तैयार हैं, हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज इधर है, ना हमारी इनहेरिटेंस मारी जा रही है, ना इनकम से हमारे पैसे मारे जा रहे हैं, ना और जगहों में, ना सेल्स पे हमारे पैसे मारे जा रहे हैं, ना दवाइयों पे हमारे पैसे मारे जा रहे हैं। सरकार तो हर जगह वहाँ तो बैठी हुई है ना, तुमने ऑपरेशन बड़े वाला कराया है, ठीक है, इतने पैसे हमें भी दे दो, ठीक है। तो बाजारी बात है, उन्होंने स्टेट इस तरह से चलानी, लेकिन इस्लाम ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया बिजनेस, एग्रीकल्चर भी इसी में आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर के ज़रिए से जो कमाई, अब जितना एग्रीकल्चर बढ़ेगा स्टेट अमीर होगी, उशर जा रहा है भाई, नॉन मुस्लिम एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, खराज जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, स्टेट अमीर हो रही है। तो इधर से बिजनेस बढ़ रहे हैं, इधर से स्टेट अमीर हो रही है। जो आपने बात की थी कि आज हमें क्या करना चाहिए, कमाने चाहिए पैसे, इंडस्ट्री लगाओ, एग्रीकल्चर करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ, ज़कात भी दोगे स्टेट को, ठीक है, उशर भी दोगे, खराज भी दोगे, अल्टीमेटली स्टेट अमीर हो जाएगी, ठीक है। अगर स्टेट अपने ओन के ऊपर कोई इंडस्ट्री लगाती है, इसका क्या फ़ायदा है, लोग भर्ती होंगे, ठीक है, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, लोगों के सब लोगों के चूल्हे जो है वो जलेंगे, और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आएगा स्टेट के खाते में, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री हो। लेकिन हम इंडस्ट्रीज़ लगा लेते हैं, चलें अगर हम इंडस्ट्रीज़ लगा लेते हैं, लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन सिस्टम तो पाकिस्तान का यही रहेगा ना, मतलब टैक्स तो लोग उसी तरह ही पे करेंगे। तो मतलब इससे हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा? बेशक हम लोग इंडस्ट्री लगा लें, हम अपने प्रोडक्शन हाउसेस खोल लें, सारा देखिए अब्दुल्ला, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर मैं ये कहूँ कि यार इस्लामिक स्टेट के अंदर जो फ़ायदे पहुँचेंगे ना वो तो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर इसी सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ इस्लाम इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ठीक है, सिर्फ पैसे ही कमा लिए जाएँ, बाकी चीज़ें छोड़ो, इनकम टैक्स भी देते रहो, सेल्स भी देते रहो, ड्यूटीज़ भी देते रहो, सारा कुछ करते रहो, लेकिन फिर भी क्या होगा कि हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। जिस तरह वो यूएस इस्लामी निज़ाम तो नहीं है ना, लेकिन क्यों राज कर रहा है, कि वो जो कर रहा है असूली तरीके से कर रहा है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर भी ज़ाहिर बात है इख्तलाफात हो सकते हैं, असला बेच रहे फलाना ढिमकाना, और वो इस्तिसाल कर रहे, दूसरे को मारता है, ख़ुद को जो है वो बचाता है, इस तरह से जो है वो चल रहा है। लेकिन इस्लाम के असूलों में चला जाए तो किसी को मारने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो सबके लिए फ़ायदा है,
बाहर बैठा हुआ है, अंदर बैठा है, उन सब के लिए फ़ायदा है। उसके बाद टूरिज़्म है। टूरिज़्म की बात करते हैं तो टूरिज़्म के ऊपर आप चार्जेस लगा सकते हैं, नॉट फॉर दैट नेचुरल ब्यूटी। हाँ, आपने जो वहाँ मेंटेनेंस की पाथवे बनाया, टीम है जो कि वहाँ मैनेजमेंट कर रही है, कोई फसाद ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, लोग आते हैं कचरा फेंकते हैं, उसको उठाने के लिए बंदे रखे हुए हैं, उनके खर्चे निकालने हैं, तो उस टूरिज़्म से स्टेट कमाती है, ठीक है। तो उससे कमाना जो है वो जायज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो है ये सारी बातें की कि स्टेट के हवाले से, अगर हम जितनी बातें की कि स्टेट को ये करना चाहिए, 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 लेकिन अभी हम लोगों की ये सिचुएशन है कि हम स्टेट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो है हमें आवाम को एज अ आवाम, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी कंट्री को फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो, हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। प्राइवेट ओन्ड बिजनेसेस करें, इस्लाम में इसकी खुली इजाज़त है। बिजनेसेस करें प्राइवेट ओन्ड। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। आपको क्यों इंतज़ार है कि सरकार आएगी, इंडस्ट्री लगेगी और आप कहोगे ओह अब जो है वो सरकार बड़ी अच्छी है? भाई खुद काम कर लो। हाँ, सरकार जो है वो बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर सकती है कि यार आपको हम मराद देंगे, आपके लिए टैक्स कम है, बिजनेस करोगे आपको हम हाथों हाथ उठाएंगे, ठीक है। आपके लिए रुकावटें कम है, यहाँ रुकावटें आएंगी, यहाँ पे फाइलर बनो, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर बंदा डिस्करेज होता है, ठीक है। तो स्टेट अपनी तरफ से क्या काम करेगी, वो बाउंड्रीज कम करेगी, ठीक है, रेजिस्टेंसेस कम करेगी, और यहाँ पे बंदा क्या करेगा, प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस करेगा। छोटे लेवल से शुरू करो, बड़े बड़े स्केल पे ले जाना कल, ठीक है। सोप की इंडस्ट्री तुमने लगा ली है, आज 5,000 साबुन बना रहे हो, कल 1,00,000 बनाना है, किसने तुम्हें रोका हुआ है, ठीक है। हाँ, जो स्टेट की रेगुलेशन है उनको पूरा करो, अपनी कंपनी रजिस्टर कराओ, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराओ, उसके बाद टैक्सेशन के साथ रजिस्टर करो। आप क्या करें, मजबूरी है, ठीक है। जारी बात है, आपने बिजनेस बनाया तो वो आपको एक NTN नंबर देते हैं, नेशनल टैक्स नंबर होता है वो, कि हाँ भाई मैं टैक्स पेयर हूँ, मुझे यहाँ बिजनेस करने दो। इस्लाम में ये नहीं है। हर बिजनेस फिर इस्लामिक स्टेट में जाएगा कि भाई इधर बिजनेस करो, पैसे नहीं लेते, यहाँ तो पैसे ही पैसा है। मतलब आप वहाँ जाएँ, आप स्टोर नहीं खोल सकते, एक सब्जी वाला दुकान नहीं खोल सकता टैक्स दिए बगैर। यहाँ तो चलो चल जाता है ना, वो तो कंधे पे सब्जी उठाई हुई है, 2 कद्दू इधर फेंक दिए, 2 बैंगन उधर फेंक दिए, तो काम चल रहा है, ठीक है। तो वो उधर ये काम नहीं करने देते, ठीक है। तो हम कैपिटलिज्म की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिस तरह से अब हमारी तरफ सख्तियाँ आ रही हैं। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब करे कि पढ़ लें, कुछ समझ लें, कुछ सीख लें, और आवाम भी जो है वो कुछ ना कुछ करे, जो है वो टुन ना बैठी रहे कि यार मैं इधर से जो है वो मैं कॉल सेंटर में भर्ती हो जाऊँ तो मेरा काम चलता रहे। तो ये काम जो है वो ना करे, ठीक है, माजरत के साथ। मैं खुद अब एक डॉक्टर हूँ, मैं भी स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी हूँ, ठीक है। मैं एसेट नहीं हूँ, ऐसा ही है, ठीक है। स्टेट मुझे पैसे दे रही है, मैं लोगों को ठीक करता हूँ, उनसे पैसे लेता हूँ। हाँ, इन रिटर्न हो सकता है कि उसकी सेहत ठीक हो जाए, वो बंदा अच्छा काम करने लग जाए, वो स्टेट के अंदर इनपुट दे दे, स्टेट अर्न करना शुरू कर दे। लेकिन ओरिजिनली डॉक्टर्स आर नॉट द एसेट्स, दे आर लाइबिलिटीज़। टीचर्स हो गए, ये सारी बात। लेकिन स्टेट को फंक्शनल रखने के लिए इन सब की ज़रूरत होती है। टैक्सेस की अगर बात करें तो इस्लाम के अंदर जो है ना वो टैक्सेस नहीं है, ठीक है। जनरली ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स है, ठीक है, ना सेल्स टैक्स है, ना एक्साइज टैक्सेशन है, ना कस्टम टैक्सेशन। कस्टम होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, किसी चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप बेसिक नेसेसिटीज़ के बाद कोई और ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं कि जो बेसिक नेसेसिटी नहीं है, तो फिर आपको स्टेट जो है वो टैक्स लगा सकती है, ठीक है। क्योंकि ये कोई बेसिक नेसेसिटी की चीज़ नहीं है, ये आप अपनी जो है वो उसके लिए याशी के लिए, उमरात वगैरह के लिए ये काम आप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर स्टेट टैक्स लगा सकती है। उसके बाद फ़ाइन्स की बात करते हैं। मोटरवे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, इदारे हैं, आपको चालान करते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, आप दुबई में चले जाएं, सऊदी अरब में चले जाएं, इनके ऊपर इनका क्या सिस्टम है कि ये आपको फ़ाइन करते हैं। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि फ़ाइन जो है वो जायज़ नहीं है, ठीक है, फ़ाइन करना जायज़ नहीं है। अब उसका मसला ये है कि वो फिर उसके कोई अल्टरनेटिव्स निकाल सकते हैं, लेकिन उन स्टेट्स के अंदर ये चल रहा है। अगर आप ये कहेंगे कि इस्लामिक स्टेट्स के अंदर, तो हाँ, कुछ स्कॉलर्स इसके कायल हैं, कुछ स्कॉलर्स इस चीज़ के कायल हैं कि अगर कोई बंदा कोई गलती करता है, सो यू कैन फाइन हिम, और वो फाइन जो है वो स्टेट के खाते में जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स के कायल हैं, तो ये एक डिबेटेड बात है, ठीक है। दोनों तरफ भी बात जो है वो जा सकती है। तो ऐसा ही है कि अगर कोई बंदा जो है वो इस चीज़ को ऐसे देख ले कि ज़रूरी है यहाँ पे फ़ाइन करना, ये बंदे बाज नहीं आ रहे, तो किया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो अब्दुल्ला, आपने जो क्वेश्चन किया, ठीक है, इसका आंसर तो लंबा हो गया, लेकिन अब इसको मैं कंक्लूड करता हूँ, समराइज़ करता हूँ। इस्लामिक स्टेट ने पैसे कमाए, किन किन ज़रियों से कमाए? ज़कात से, ओशर से, जिज़िये से, ठीक है, खराज से। उसके बाद आपके ये सारे ट्रेडिशनल वेज थे, ठीक है। उसके अंदर मैंने खुमुस को भी एक्सप्लेन किया। उसके बाद कुछ मॉडर्न वेज हैं, आज गैस निकल आया, पानी निकल आया, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्टेट का माल है। उसके बाद कहीं पे कोई लैंड फतह हुई है, वो भी स्टेट का माल है। उसके बाद वो फिर आपके जो ड्यूटीज़ कुछ ना कुछ है, वो भी स्टेट जो है वो कुछ आइटम्स पे लगाती है, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद आपके टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो बिज़नेस और ट्रेड का है। अब बिज़नेस किसी भी सेक्टर में हो रहा है, अल्टीमेटली ज़कात स्टेट को जा रही है। उसके बाद
बिजनेस किसी भी सेक्टर में हो रहा है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी पैसे की। उसके बाद ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, बगैर ड्यूटीज़ के करो, बेनिफिशियली करो। तो क्या होगा कि अल्टीमेटली इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ प्रोस्पेरिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। ये जो कैपिटलिज्म के अंदर जो चीज़ें होती हैं कि कोई एक बंदा बहुत ही बड़ा जिन बन गया, इतने पैसे हैं, लेकिन एक आदमी इतना गरीब है कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, एंड स्टेट इज़ नॉट ओनिंग हिम कि यार हम इसके लिए कोई जगह फराहम करें। एक आदमी भूख से मर गया लेकिन स्टेट उसको ऑन नहीं कर रही, और इस्लाम क्या कहता है, वी विल ऑन हिम, ठीक है। बुढ़ा है, माजूर है, कोई उसका चक्कर बन गया है तो हम उसको ऑन करेंगे। अगर वो अपने मेडिकल के खर्चे पूरे नहीं कर सकता, हम उसको ऑन करेंगे, ठीक है। और ये कंक्लूजन हो गया कि इस्लामिक सिस्टम किस तरह जो है वो काम करता है, सबसे बेहतर किस तरह। उसके बाद ये बात हो गई कि अब ये रन किस तरह करेगा, दैट विल रिक्वायर ऑनेस्टी, ठीक है। ऑनेस्टी नहीं होगी तो ये एक और बिगड़ा हुआ जिन बन जाएगा, ठीक है, जो फिर भी जो है वो हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इन ये जो सिस्टम्स आपने भी सारे बताए हैं, कैपिटलिज्म और एक्सेट्रा, इनके अंदर फ्लॉज हैं, तो वो फ्लॉज हैं क्या? देखिए, वो फ्लॉज ये है कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करता है, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है कि लोग जो है वो पिसते हैं, उनका इस्तिसाल होता है। उसके बाद ये है कि स्टेट जो है वो अपने शहरियों को ओन नहीं करती। अब कुछ जगह हैं जहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर जो है वो स्टेट अपने शहरियों को ओन कर रही है, बट स्टिल यू विल फाइंड होमलेस पीपल देयर, ठीक है। स्टिल यू विल फाइंड कि जो लोग अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को, नीड्स को पूरा नहीं कर सक रहे, जो भीख मांगने के ऊपर क्या है, मजबूर है। इस्लामिक स्टेट में, आइडियल इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई बंदा भी भीख मांगने वाला नहीं रह जाता, ठीक है। कोई बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं रह जाता। लेकिन ये उसका फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ है कि कोई ना कोई बंदा रह जाएगा, ठीक है। वही बात है, जो भागा, जिसने कमाई की, जिसने आपने बात की कि लेज़ी क्यों है, कोई हो भी गया ना लेज़ी, कोई उसके ऊपर मुसीबत मुश्किल ही आन पड़ी तो इस स्टेट उसकी ज़िम्मेदारी लेगी, लेकिन उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ उसको पूरी करके देगी। तो ये उसका फ्लॉ है। उसके बाद ये कि अब ये फ्लॉज बनते कैसे हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए कुछ ना कुछ मैं आपको कुछ टैक्स दूंगा कि वो जो टैक्सेस लेते हैं वो क्या है, कितने टैक्सेस हैं। इनकम टैक्स है, जनरली वेरी करता है 10 to 40% डिफरेंट कंट्रीज़ में, इससे भी ज़्यादा है। आप जर्मनी में मेरे ख्याल में सब ज़्यादा इनकम टैक्स है, आप इसको काउंटर वेरीफाई भी कर सकते हैं। 45% आई थिंक सो, 40-50 के दरमियान है। जितने पैसे आपने कमाए आधे दे दो सरकार को, क्यों दे दें भाई, ठीक है। तो बात वही है कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे इनकम टैक्स है। इस्लामिक स्टेट में ये नहीं होगा। आप 10 लाख कमाएं, 20 कमाएं, करोड़ कमाएं, हाँ 2.5% ज़कात देनी है एंड पे, वो एंड पे देनी है। और वो भी तब है जब आपने माल जोड़ा हुआ, आपने करोड़ कमाया था, पहली खर्च कर दी, बात ख़त्म, ठीक है, बात ख़त्म। उसके ऊपर आपकी ज़कात ही नहीं देनी, ठीक है। अब उसके बाद इनकम टैक्स हो गया, उसके बाद आ जाइए सेल्स टैक्स के ऊपर। सेल्स टैक्स क्या है कि आप कोई चीज़ जो है वो बेच रहे हैं, उसके ऊपर आपने पैसे देने हैं सरकार को। और सरकार कह रही जी हम आपको मामलात कर रहे हैं, आपको चीज़ें मुहैया कर रहे हैं, आप जो है वो हमें पैसे दो। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी दे रहा हूँ, बिजनेसमैन यहाँ पे सिक्योरिटी के बगैर बिजनेस से कर सकता हूँ, कहता है जी मुझे भी दो, एक टॉफ़ी के ऊपर मुझे पैसे दो, सेल्स टैक्स। इस्लाम क्या कहता है, बस ज़कात दो। काफिर को कहता है जिजिया दो, कारोबार भी करो, बेचो चीज़ें। इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया। अब आ जाएंगे उस तरफ कस्टम टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का टैक्स। इस्लाम कहता है कारोबार करना है, बाहर लेके जाना है माल, बेचो, मुझे क्या देना है, सिर्फ ज़कात देनी है। काफिर ने क्या देना है, जिजिया देना है, बस, इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं देना, ठीक है। तो लगता तो यही है कि यार कैपिटलिज्म में अगर वो 40% ले रहे हैं, हर महीना ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो अमीर होने चाहिए ना। इस्लाम किस तरह इतना आगे उनको लीड कर जाएगा उनकी इमारत के अंदर, वो इस तरह से लीड कर जाएगा जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो जाएगी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ हो जाएगी, सब कुछ इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो जो माशरे के अंदर के जो मसाइल हैं वो वैसे ही दब जाएंगे। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि आपने जो स्टेबिलिटी क्रिएट करनी थी ना माशरे के अंदर, वो स्टेबिलिटी कायम हो जाएगी, ठीक है। अब ज़ाहिर बात है ना, उनका ये मसला होता है कि यार स्टेबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, इंतशार फैला हुआ, टेररिज्म है। ये दूसरी जगह से जब इस्लाम पॉलिटिकली इस इकोनॉमिक सिस्टम को टेक लगाता है ना, तो क्या ऐसी सज़ाएँ हैं कि जी क्राइम रेट ही बिल्कुल मिनिमल पे चला गया, बिल्कुल मिनिमल पे चला गया। खुलेआम सज़ाएँ होती हैं, क्राइम रेट ही कोई नहीं है, ठीक है। तो एक आइडियल सी सोसाइटी बन गई। अच्छा, कुछ और भी टैक्सेस हैं, उसके अंदर एक्साइज टैक्स है, ठीक है, और कैपिटल गेंस टैक्स हैं,
मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, बस इसको ऐसे ही कवर करके हम आगे चलते हैं। तो ये सारे टैक्स हैं, इनकी भी तादाद इतनी है तकरीबन। सेल्स टैक्स जो है वो 5 से जो है वो 25% तक होता है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी का टैक्स 0.5 से 2.5% भी होता है। प्रॉपर्टी का भी टैक्स है क्या कि जब आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है हमें पैसे दो, प्रॉपर्टी खरीदनी है हमें पैसे दो। स्टेट पागल कुत्ते की तरह जो है वो आपसे माल खींचने की जो है वो पीछे पड़ी है और कहते हैं कि हम आपको क्या देंगे, सिक्योरिटी देंगे, हम मामलात करेंगे, ये वो। इस्लाम क्या कहते हैं? ज़कात दो। सब देंगे, सब देंगे, सड़कें देंगे, हेल्थ देंगे, तालीम देंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करेंगे। घर नहीं है वो देंगे, खर्चा नहीं है वो लगाएंगे, मुश्किल पड़ गई, माजूर हो गए हो, खर्चा देंगे। तो ये इस्लामिक स्टेट, ठीक है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, और ये वाला जिसकी मैंने अभी बात की प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है, जनरल कैपिटल टैक्स। उसके बाद अब आ जाओ जी इनहेरिटेंस टैक्स। आपको पता है कि जिन मुल्कों में वो जाने के और रहने के ख्वाब देखते हैं वहाँ पे इनहेरिटेंस टैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या है? आप जब मरोगे आपने 40% स्टेट को देख जाना है अपनी जायदाद का। वो एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो रो रहा था, कहता भाई हम तुम्हें क्यों दें, लेकिन अब मजबूरी है। जो कहता है जो हमने यहाँ जायदादें बनाई हैं हमें स्टेट को 40% जायदाद देनी पड़ रही है, चाहे वो ज़मीन है, मकान है, बिजनेस है, स्टेट को देना पड़ रहा है। भाई तुम कौन होते हो? इस्लाम क्या कहता है? ज़कात दो बस, और कुछ भी नहीं देना। और जो माल बनाया ना, जायदाद बनाई है तुम्हारी है, अपनी औलाद में तकसीम करो। और वो जो वरासत के अहकामात हैं वो इस्लाम ने अलग से सिखा दिए, क्या कि तुमने इतने % जो है वो, अगर तुम्हारा कोई कर्जा है पहले वो उतरेगा, कोई हिब्बा है, कुछ लिखा हुआ है, किसी को गिफ्ट देना है वो जाएगा। अब जो पैसा बच गया औलाद में, बीवी में, और जो है वो बाकी मामलात में तकसीम होगा। उसकी डिटेल है, औलाद नहीं है तो क्या करना है, बीवी नहीं है तो क्या करना है, माँ बाप को कितना जाएगा, बीवी को कितना जाएगा, उसकी डिटेल में हमने नहीं जाना। लेकिन इस्लाम क्या कहता है? तुम्हारा पैसा है तुम्हारी औलाद में जाएगा, तुम्हारे अपनों में जाएगा, हमने नहीं लेना। तुमने बड़ा जिजिया दे दिया। और उसके बाद मज़े की बात, एक आदमी अमीर था, गरीब हो गया, ज़कात ना दो, ठीक है। अब वो करोड़ों की प्रॉपर्टी ओन करता है, वो उसमें रह रहा है, बट उस पर कोई ज़कात नहीं है। अब देखें कि उसका घर है 15 करोड़ का, उसके पास अमाउंट होती है ना 15 करोड़ को ज़कात देगा। उसका घर है 15 करोड़ का, उसमें वो रहता है, ही हैज़ नो बिजनेस, स्टेट उसका खर्चा लगाएगी। ये इस्लामिक स्टेट है, ठीक है। और मर जाएगा, अपनी औलाद में वेल्थ रखो, सारा माल जो है वो तुम्हारी औलाद को जाएगा। इधर क्या सिस्टम है? ये जो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटीज़ हैं, जो काफिर हैं, इधर ये सिस्टम है कि आपने जो है पैसे देने हैं, और मतलब आप बेशक गरीब भी हो गए हो, ठीक है, तो आपने जो है वो ठीक है, उसके ऊपर जो आप ज़ाहिर बात है उनके घर के ऊपर तो वो टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जब प्रॉपर्टी सेल होगी टैक्स दोगे, जब मरोगे इनहेरिटेंस का टैक्स दे के जाओगे, ठीक है। तो वो इनहेरिटेंस टैक्स ये है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो देख रहा था ना, वो एक बंदे से पूछते हैं कि अगर मैं तुम्हें अमेरिका का टिकट दूं तो तुम जाओगे? तो वो कहता हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे। कहता कि अगर मैं तुम्हें जन्नम का टिकट दूं तो जाओगे? तो कहता नहीं जन्नम में तो नहीं जाएंगे। तो कहता अमेरिका जन्नम ही है। तो यार इतनी तो बात ये भी डिस्कस करना ज़रूरी। शुक्र आपने बात कर दी कि जब वो स्टेट आपके दिए हुए टैक्स को, मिसाल के तौर पे अब कोई बंदा ये कहे कि यार स्टेट मुझसे टैक्स ले रही है, इस्लाम में टैक्स नहीं है, तो क्या करूँ, टैक्स दूँ? बड़ा कंट्रोवर्शियल बात है, बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ रही है। कि स्कॉलर ये कहते हैं कि आपको मजबूरन दे देना चाहिए। अगर आप टैक्स नहीं भी देते ना तो फिर मतलब कि इस्लाम के एतबार से आपके ऊपर कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि चूँकि सब दे रहे हैं ना, फिर हो सकता है किसी बंदे को मसला हो गया, यार मैं जब इनकम टैक्स दे रहा हूँ तो ये क्यों नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये फिर शायद हो सकता है उसको मसला हो जाए। लेकिन फिर भी यह है कि इस सिस्टम की मोहब्बत दिल में ना आने पाए। ये ना हो कि आप कहें जी देना चाहिए ना जी, और मैं तो दे रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, हमें इस्लाम पसंद है, हमें इस्लामी निज़ाम, इस्लामी इकनॉमिक सिस्टम पसंद है। उम्मीद है कि मैंने एक पूरा मैप बना दिया आपके जहन में इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम का। तो वो जो आपने बात की, अब मसला क्या है कि वो दे रहे हैं, वहाँ अमेरिका में रह रहे, कह रहे बेहतर लिविंग है ना, क्या करूँ, मैंने जाना अमेरिका, मैं देना चाहता हूँ। उनका यार ठीक है जाओ, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया, तुम जाओ अमेरिका, तुम दो वहाँ पे जाके उनको इनकम टैक्स दो, मामलात करो, अपनी इनहेरिटेंस का भी साउंड उन लोगों को दे दो, ठीक है। मौलवी ने जायज़ का फतवा देना है, ठीक है, जिसने जायज़ का फतवा दे दिया। लेकिन अब मसला क्या आ गया कि वो उस पैसे से मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं। अब क्या करोगे? वो तो तुम ठीक है एहतजाज कर रहे हो, निकले हो बाहर कि यार ठीक है तुम लोग हमारे टैक्स के पैसों से क्यों गज़ा के ऊपर हमले करते हो, मामलात क्यों करते हो। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है वो क्यों कर रहे हो ये काम। अब इस मामले के अंदर फिर वो टैक्स देना कैसा है? मैं तो यही कहूँगा कि वापस आओ, ना दो टैक्स, वापस आ जाओ, कम से कम उस मुल्क के अंदर रहो, इस बेगैरत मुल्क के अंदर रहो, ठीक है, जिसके अंदर तुम वैसे ही खुश रहे हो, करना कुछ भी नहीं गज़ा के लिए, लेकिन कम से कम काफरों को पैसे तो ना दो ना,
उनको कत्ल करने के लिए। कुछ ना कुछ बाइकआउट के ज़रिए से तुम जो है वो कह दो कि मैं मर दूँ बड़ा, मैं बाइकआउट कर रहा हूँ, इफेक्टिव है लेकिन नहीं इफेक्टिव है सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी के ऊपर ही रह लूं, लेकिन और भी मेहनत करो जो है आप अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हो। फ्रंट लाइन के ऊपर जाके उनको वार्न करना है, मुल्कों को इकट्ठा करना है, उनको वार्न करना है, रुक जाओ नहीं तो हम आ रहे हैं। वो कहेंगे यार यू हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, मिसाइल आएंगे, तुम्हारे घर इधर गिरेगा। है इतना ईमान दिल में? ठीक है, मैं तो कहता हूँ ना यार ठीक है, नहीं जी मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं आई सपोर्ट गाजा, आई सपोर्ट बाइकआउट। आज मिसाइल गिरा ना, मैं लग पता जाए, मैं कहूँगा यार तुम्हें क्या ज़रूरत थी उंगली करने की? पाकिस्तान चुप बैठा हुआ था, क्यों उनको मस्ती की है, क्यों रोका जाके तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिर गया या क्यों मिसाइल मारा है? आज अगर तुम अपने लोगों से मुतालबा करते हो ना, अपने बड़ों से कि यार उनके साथ जंग करो, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि मिसाइल तुम्हारे घरों के ऊपर गिरेंगे, तुम्हारी अपनी टांगें कटेंगी, तुम्हारे अपने मरेंगे। अगर ये ईमान है ना दिल में तो ये बात करो कि मैं गजा को सपोर्ट करता हूँ, वरना फिर चुप रहना चाहिए, वरना खाली बात, ठीक है, वरना बातें ही हैं। वो कोका कोला छोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, जान गई ना। ये कैरियर है ना, मेरे हाथ है, मेरा कैरियर है, ठीक है, मैं इससे पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ, ये ना रहे तो मैं क्या करूँगा? मुझे बड़े प्यारे हैं। तो जब ये जाएंगे ना तब पता चलेगा कि ईमान कितना था और मैं किस जज्बे के साथ कह रहा था कि यार मैं सपोर्ट करता हूँ, आई सपोर्ट गजा। तो बात वही है, अगर कोई हिकमत की बात करे कि नहीं नहीं यार हमें अभी थोड़ा ठंडे से काम चलाना चाहिए, तो उसका मैं आपको हाल बताता हूँ, हमला ना करो। आप ये कह दो कि यार अब तुम लोगों ने जो है ना गजा के ऊपर अगर चढ़ाई की, हम तुम्हारे साथ दूसरा मामला करेंगे। एक रास्ता गुजरता है डिजिबूटी और यमन के दरमियान, छोटा सा बॉर्डर है, पूरे यूरोप का ट्रेड का सामान वहाँ से गुजरता है, वो रास्ता बंद कर दो, उसको बाबुल मंदब कहते हैं। यूरोप घुटनों पे आ जाएगा। सऊदी अरब के साथ यूनिटी करो, सऊदी अरब आज तेल बंद कर दे, यूएस घुटनों पे डिपेंडेंट है उसके ऊपर। अरब कुछ कर, मैं कहता हूँ मुस्लिम वर्ल्ड ने सिर्फ यूनिटी शो कर दी, वी आर कनेक्टेड, और हम एक साथ मिलकर स्टेप्स उठाएंगे, हमला नहीं कर रहे। तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं, तुम्हारी ट्रेड बंद, तुम्हारा ऑयल बंद, तुम्हारी इंडस्ट्री, यूएस की पूरी इंडस्ट्री ऑयल पे चल रही है, ठीक है। अब ये जो ऑयल जिधर से वो ट्रेड करते हैं, जो बड़े बड़ी सबमरीन्स हैं, जो बड़े बड़े सबमरीन में ट्रेड नहीं होती, जो बड़े बड़े शिप्स हैं, उसमें ऑयल कहाँ से आ रहा है? हम काफिर को खुद तेल दे रहे हैं कि हमें मारे वो, हमसे बड़ा कोई इडियट होगा? ठीक है, वो लोग ये कहते हैं यार बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे भाई अगर तुम पत्थरों के दौर में जाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम गारों में रहने के लिए तैयार नहीं हो, तुम सादगी इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर तुम ये बात ना करो कि मैं गजा को सपोर्ट करता हूँ। गजा की सपोर्ट का मतलब है कि अगर तुम्हारे पे मुश्किल वक्त आया, जब उन्होंने वो स्टांस लेना ना, यहाँ तो बातें कर रहे हैं, उनको पता है पाकिस्तानियों ने भी कुछ करना नहीं है, अगर स्टांस ले लिया तो यू विल फेस सम स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस। IMF ने कर्जा देना बंद कर देना, ठीक है, आपको लग पता जाएगा कि हुआ क्या है। सारी सरकारी नौकरियों की तनख्वाहें ठप, ठीक है, और अल्टीमेटली मेरी भी, मैं कुछ सरकारी मुलाजमों को भी ट्रीट करता हूँ, वहीं से तो पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो हर बंदा इफेक्ट होगा, लेकिन बात वही है कि अगर ईमान होगा तो फिर उस लेवल के ऊपर जो है वो जाकर गुजारा करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो बंदा भी स्टेटमेंट देता है सपोर्ट वाली, उसको अपने अंदर झांकना चाहिए, एम आई रेडी फॉर दिस, ठीक है, क्या मैं रेडी हूँ कि मेरी बीवी का जो है वो केस हो और वो जो है वो अस्पताल ना जा सके क्योंकि अस्पताल बर्बाद हो गया। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं यार जो हम लोग कर देते हैं। ये वो गज़न जी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो इससे गुजर रहे हैं, उनको पता है कि वो क्या फेस कर रहे हैं। तो बात जो है वो उस तरफ चलेगी, उस टिकट की तरफ, तो वो अमेरिका में अब उसको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जब वो अमेरिका इस तरह का काम कर रहा है, वो अपनी उससे गुनाह से तौबा कर ले, अब जाएं, लेकिन वापस आएँ। आप उनकी स्टेट को क्यों एम्पावर करने में लग जाते हैं? आप वहाँ पे डॉक्टर हैं, आप तो उनकी स्टेट को एम्पावर कर रहे हैं। आप वहाँ पे कुछ और लग जाते हैं, वहाँ बिजनेसमैन, आप उनकी स्टेट को एम्पावर कर रहे हैं, इतना एम्पावर कर रहे हैं कि आप 40% उठा के उनको दे रहे हैं। लो जी, वो मलाई ऊपर से उधर कर दी, नीचे वाला दूध जो है वो, हाँ अब वो दूध यहाँ आता है तो फिर वो देसी घी है, ठीक है। अब वहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की, ठीक है, वहाँ पे जो पैसे कमाता है तकरीबन $1.5 से 2 लाख उसकी पर एनम सैलरी है, यहाँ कन्वर्ट कर लें। अब वो 1.5 से 2 लाख पर एनम लगा ली, उसने दे दी $70,000 उसने टैक्स दे दिया पर एनम। पीछे क्या बच गया उसके पास? $1,20,000 यहाँ पे कन्वर्ट करें ना उसको, काफी महीने का 20-30 लाख रुपया बनता है। ये पाकिस्तान में थोड़ा, तो वहाँ का दूध यहाँ का देसी घी, तो कहने का ये मतलब था, ठीक है। तो जनरली मैंने इस सारी डिस्कशन को मैंने मतलब कि वो कर दिया, कंक्लूड कर दिया कि इस्लामिक स्टेट क्या है, इनके इसका बाकियों में कंपैरिजन क्या है, उसमें फ्लॉज क्या हैं, वाई इट्स द बेस्ट एंड वाई इट्स द ओनली सोल्यूशन फॉर मैनकाइंड, ठीक है। तो बात वहाँ से चली थी कि लोग कहते हैं कि इस्लामिक स्टेट जो है वो सिर्फ इस्लाम जो है सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है, सो इट कैन रन स्टेट्स, ठीक है, इट कैन रन स्टेट्स बेटर देन योर स्टेट्स, ठीक है। अगर ये इसके मानने वाले जो है वो सही रास्ते पे आ जाएं, सो दिस इज़ द बेस्ट वे
और मैं कहता हूँ ओनली पॉसिबल वे फॉर मैनकाइंड कि वो अपनी प्रोग्रेस की तरफ जा सकें। हाँ, अगर हो सकता है, मैं आखिरी बात करूँगा, बात ख़त्म करूँगा, हो सकता है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि यार उनकी प्रोग्रेस में जो है वो रोड्स हैं, ये है, वो है, ये हमारी तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, हमारी प्राइमरी चीज़ इंसाफ है, और वो बेसिक नेसेसिटी सबको मिल जाए, रोड्स बनेंगी, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। हाँ, लेकिन उससे भी पहले ये है कि अगर आपको उस टेक्नोलॉजी पे जाना है कि जिस पे काफिर बैठा हुआ है, उसके पास फलाना जहाज़ है और ये वाली टेक्नोलॉजी है, तो आप पहले उस टेक्नोलॉजी पे काम करो, आप ना बनाओ पुल, आप ना बनाओ अपनी रोड्स, आप उस टेक्नोलॉजी पे काम करो, ठीक है, हम घोड़े चला लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे तो इंसाफ ही नहीं है, पाकिस्तान में इंसाफ ही नहीं, बेसिक चीज़ ही नहीं है। प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। और अब आप उस चीज़ की तरफ आएंगे, इसको ठीक कैसे किया जाए। मैं ठीक है, मैं एक बिजनेस मैन बनता हूँ, आई विल डू वेरी गुड फॉर दिस कंट्री, लेकिन ऊपर तो वही लोग बैठे हैं ना जिनकी मेंटेलिटी ये है। तो आपने फिर इस स्टेट को ठीक किस तरह से करना है, ठीक है, चले इसके ऊपर भी एक दो बातें कर लेता हूँ। आपने बिजनेस करना है, आपने इस स्टेट के कंट्रोलर्स के अंदर जाना है, आपके हाथ में पावर आ जाए, ऐसी पावर कि आप जो है वो इस्लामिक जो है वो ज़ाहिर बात है वो बिल पास होता है, वो सबके मशवरे से ही होता है, वो जब बिल पास हो जाए इस्लामिक स्टेट के मुताबिक कवानीन नाफिज हो जाए, वो कवानीन नाफिज हो गए तो बस फिर क्या, वहाँ से भी इस्लाम आ गया, यहाँ से भी इस्लाम आ गया, बस फिर वो स्टेट बन जाएगी। अगर वो कहता है कि यार इस तरह वोट का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए तो ये बेशक चलता रहे, ठीक है, लेकिन इतना शऊर लोगों को आ जाए कि हाँ भाई इस्लाम की बात करोगे तो वोट देंगे, तो अल्टीमेटली सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। एमएनए भी इस चीज़ पे सिलेक्ट हो रहा है कि इस्लाम इंप्लीमेंट करने आ रहा है, इस चीज़ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, मेरा चाचा लगता है, मेरे पुत्र ने नौकरी लगाई थी इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा, अब तो इसलिए सिलेक्ट होता है। तो चाहे को पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई अमीर, चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई देहात में रहने वाला हो, चाहे कोई शहर में रहने वाला हो, सबकी यही सोच है। और इसी सोच ने हमें बर्बाद किया है कि मैं अपना फ़ायदा देख रहा हूँ, ना बिज़नेस करता हूँ, ना कुछ, यहाँ से सरकारी नौकरी पकड़ी, वहाँ पे जो है वो मैं कई प्राइवेट सरकारी टीचरों को जानता हूँ, जाते ही नहीं है, और जी मैं बंदा रखे है 10,000 उसमें देना है, वो जाके पढ़ाना है। अब जो बैकवर्ड इलाके वहाँ ये काम हो रहा है, अपनी सैलरी अलग ले रहा है, वहाँ पे उसको इस तरह से जोड़ा हुआ है उसने, और मौलवियों से फिर पूछते हैं कि जायज़ है और उस तरफ जो है वो मतलब बिल्कुल जो है उन्होंने काम को ख़राब किया है। तो इन दोनों चीज़ों के अंदर जो है वो इनपुट आपने देना है। डॉक्टर साहब आपने जो है वो मेरी बात, आप वापस, आपने सारी बातें कर दी लेकिन आप मुड़ के वापस मेरी बात पे ही आ गए हैं कि एक आदमी जब उसके पास पैसा होगा तो ऑब्वियसली उसके पास पावर होगी। नहीं पावर यार, फिर अब्दुल्ला तुम इस तरह की पावर की तरफ चले जाते हो ना। मैं सर मैं आपको यही बात कर कहना मैं आपको कहना यही चाह रहा था कि देखें जब एक गरीब बंदा है वो सोसाइटी में बात करता है उसकी बात नहीं सुनी जाती, लेकिन एक अमीर में बात करता है तो उसकी बात सुनी जाती है। मेरा मतलब ये था कि अब अमीर बंदा है उसके पास पावर है, ऑफ कोर्स अमीर के पास पावर है, आजकल गरीब के पास तो पावर नहीं है, तो ही हैज द पावर टू चेंज द लॉ, ही हैज द पावर टू चेंज पीपल्स माइंड, तो वो कर सकता है। मैं कहने का मेरा मकसद ये था। अब आपको मेरी बात समझ आई मैं क्या कह रहा था? देखिए अब्दुल्ला, अब आपने कहा था ना कि वो इस्लाम की बात, चले ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इस बेस के ऊपर वो इस्लाम की दावत ना दे, इस बेस के ऊपर वो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल साबित कर दे कि इस्लाम के अंदर जो चलने का तरीका है वो ये है, इफ़ और स्टेट इज़ नीडी मैं बिजनेस करूँगा, बिजनेस आ गया। अब ज़ाहिर बात है ये बेशक अमीर हो गरीब हो, इसकी इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देख के लोग इसकी तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने जितने एक फिट तरीके से कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, तो जितनी मेरे माइंड में कन्फ्यूजन्स थी, जितनी लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन्स थी, वो इंशाल्लाह क्लियर हो गई होंगी कि हाउ इस्लामिक स्टेट वर्क्स और बाकी सिस्टम्स को लेके कि वो किस तरह हमें खा रहे हैं, मतलब उस तरह भी बाकी सब जिनकी जो थी वो पूरी हो गई हैं कन्फ्यूजन्स वगैरह। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। If this video added any value into your life, then like this video, subscribe to this channel and hit the bell icon.